लॉ के बारे में आपने कैसे सोचा या क्या मोटिवेट किया? मैंने थोड़ी बहुत क्लैट का हमारे किसी नोन से थोड़ा बहुत सीखा भी था। मैं खुद पहले कुछ करके देन इफ आई जॉइन दैट फील्ड और सम अदर फील्ड। When did you start with newspaper? क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर कब पढ़ना शुरू करें और न्यूज़पेपर कब पढ़ना बंद करें? कि बुक रीडिंग भी कंटिन्यूस चलनी चाहिए साथ साथ। एवरीथिंग हैज देयर टाइम, टाइम टू डू, परसेंटेज ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ टाइम टू बी डिवोटेड टू इट। पूरे दिन बैठ के नहीं करना है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करना है, कंसिस्टेंटली करना है, लॉन्ग टर्म करना है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम टू लॉ प्रैप चैनल and I have Vipul with me. He has scored AIR 21, one of my most hardworking student, most consistent student. So congratulations once again, Vipul. Thank you, ma'am. And I am very pleased to give an interview with you again. Right, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें जस्ट आफ्टर सिलेक्शन था, तो बहुत सारी चीज़ें थी, हैप्पीजिट था, हम वी वर रनिंग हाई ऑन what happiness, what is that hormone, happiness related, we were high on that hormone, एड्रेनलिन रश काफ़ी था। हाँ, so that is why थोड़ा हमने प्लान किया कि हम स्पेसिफिक चीज़ें जो जनरली क्लैट से रिलेटेड स्टूडेंट सर्च करते हैं उस पर हम बात करें। And that is why in the middle of his boards exam I have asked him to boards, very good, very interesting. boards के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बीच में विपुल has decided to join us, so thank you so much. चलिए विपुल, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार लॉ में क्या करियर है, सो हाउ डिड यू, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू लॉ? लॉ के बारे में आपने कैसे सोचा या क्या मोटिवेट किया? मैम, टू गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, मेरे को भी एक्चुअली इतना श्योर नहीं था कि लॉ ही करना है। मतलब आई वॉज श्योर कि मुझे साइंस तो नहीं करना, एंड आई वॉज लाइक 100% श्योर कि मेरे को कॉमर्स तो लेना ही है। एंड आई हैड सीन माई सिस्टर डू JEE, so she got through it and she worked very very hard. She's in IIT Bombay. तो मैंने देखा उसे, she worked very very hard. तो मेरे को देख के उसे लगा था कि I need to give an entrance exam, क्योंकि ये पता नहीं, मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि 11th-12th में अगर कॉमर्स है you can manage with other things. So मैं डिसाइड कर लिया था कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही है। तो 12th में, just to inform, 12th में you had commerce? I had commerce with maths, which is accountancy, BST economics and maths plus English. ठीक है, okay. So then you decided to appear for a competitive paper. I decided and my mother said कि Vipul go for this. तो I think मैंने थोड़ी बहुत क्लैट का हमारे किसी नोन से थोड़ा बहुत सीखा भी था in 10th, but that was जैसे okay types. उसके बाद then I think I attended or I started searching for a coaching. तो माई मदर वॉज अ बिट इल बैक देन, तो फिर मैं और मेरे पापा थे, तो हम 2-3 कोचिंग में गए। फिर मैंने 1-2 ट्रायल क्लास ली थी। फिर मैंने आपको शायद पिछली बार वाले में बताया था कि आई थिंक मेरे को ऐसा हुआ था कि आई लव्ड क्लैट फर्स्ट एंड देन लॉ। मेरे साथ उल्टा था, क्योंकि आई एक्चुअली लाइक द पेपर वेरी मच, सो आई वॉज श्योर आई हैड टू गिव क्लैट। एंड इट्स अ प्रोसेस, जैसे आप स्टार्ट करते हो धीरे धीरे, यू स्टार्ट लाइकिंग इट। आई वुड नॉट से कि आई वॉज बॉर्न एंड थिंकिंग कि ओके आई हैव टू बिकम अ लॉयर, और इनफैक्ट इट्स नॉट इवन अ वेरी कन्वीनियंट चॉइस फॉर मी। जैसे मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस कि माई बोथ पेरेंट्स आर CAs, they have their own practice, I should become a CA. And the thing is, I also have the aptitude in accountancy and stuff, so I could have become that also. But I think starting something on my own and even ये सोचना कि मैं खुद पहले कुछ करके then if I join that field or some other field, I think competitive paper उसके लिए prepare करता है। इसलिए मैंने सोचा competitive paper देने का, और फिर मैंने सोचा CLAT का, and as such I got into law. I know, because I believe very first class में you were asking lot of question, and then I told you कि this is actually, if you देखो सवाल पूछना तो it's a very typical trait. अगर आप सवाल पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, तो वो एक टिपिकल ट्रेट है कि आपका क्लैट में सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं, बिकॉज दैट मीन्स यू आर वोकल टुवर्ड्स क्वेश्चंस, you are open to discussion, which is very important when it comes to CLAT. That's very important when it comes to law also. I have discovered the fact that जैसे हमें अपना ओपिनियन रखने की इच्छा हो, या फिर इफ वी वांट टू कीप आवर ओपिनियन एंड वी वांट टू एक्सप्रेस इट व्हेन वी हैव द चांस, दैट इज समथिंग व्हिच लॉ गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू एंड अर्न आल्सो एज सच फॉर अ लाइवलीहुड. सो आई थिंक दैट्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर करेक्ट टू माय डिसीजन. तो चलिए, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि चलिए हमको क्लैट करना है. अब आपने डिसाइड किया क्लैट करना है, आपने लॉ प्रैप चूज कर लिया, यू अटेंडेड फ्यू ऑफ आवर डेमोज एंड एवरीथिंग. देन हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? हाँ, सो I think I got a demo in law prep on June 8, 2022. उसके बाद मैंने शायद टोटल फाइनल फीस वगैरह जून 10 तक आई स्टार्टेड. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो माई थिंकिंग वॉज सिंपल
कि मेरे पास कॉमर्स मैथ्स है, एंड दैट ईयर वाज कोविड का, थोड़ा तो बोर्ड्स लेट तक थे, तो मेरा 11th स्टार्ट नहीं हुआ था जबकि समर वेकेशंस हो चुके थे। तो मेरा थिंकिंग ऐसा था कि आई विल डू वीकेंड बैचेस, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स विच मेड मी चूज क्लैट, कि मेरे को लगा था वीकेंड के साथ मैनेज हो जाएगा और वीकडे में कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स उस वक्त तो पता नहीं था क्या है, तो वो करते रहूँगा तो उस हिसाब से हो जाएगा। तो मैंने ना वीकेंड बैच के हिसाब से लॉ प्रेप में ज्वाइन किया था, एंड समर वेकेशंस वर गोइंग ऑन, तो तब आई स्टार्टेड इन द ड्रॉपर्स बैच। So I think I got 20 odd days in droppers batch, and that was a very good experience और बहुत actually काफ़ी impactful था, क्योंकि I think जैसे बाकी टीचर्स यहाँ पे और इन जनरल भी लोग कहते हैं कि वीकेंड बैच मत करो, बट आई थिंक अगर आपको एक्चुअली लगता है कि यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, तो वीकेंड बैच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि आपको क्लैट में क्लासेस की इंपॉर्टेंस है, बट उसकी एक इंपॉर्टेंस विद अदर थिंग्स है। तो अगर आप रोज़ जैसे स्कूल जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर कोचिंग जा रहे हो, फिर आ रहे हो, और आपके पास कुछ और करने का टाइम नहीं बच रहा, तो इससे अच्छा तो आप वीकेंड क्लास लो। तो मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था और वीकेंड बैचेस से स्टार्ट किया। फिर देन मूविंग ऑन, लाइक ऑन योर ओन आपने क्या न्यूज़पेपर वगैरह सब शुरू करा? व्हेन डिड यू स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर? क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर कब पढ़ना शुरू करें और न्यूज़पेपर कब पढ़ना बंद करें? सो आई थिंक दिस फर्स्ट क्लास आफ्टर योर्स वाज ऑफ आज़ाद सर। तो आज़ाद सर इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम सेंट ज़ेवियर्स, तो हमारी बॉन्ड अच्छी थी पहली क्लास से ही। तो फिर उस क्लास में शायद ऐसा था कोई चाइना या हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका इशू चल रहा था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो शायद सब कोई ने जवाब नहीं दिया था, और शायद उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने शायद कह दिया था, क्योंकि मैंने कोई थिंक स्कूल की वीडियो देखी थी कि चाइना वाला प्रोपोगेंडा है ये वगैरह, तो मैंने चाइना का बोल दिया। तो उन्होंने कहा दिस इज़ ओनली वन ऑफ द इशूज़, इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर करेक्टली यू वुड नो। तो मैंने उस दिन से स्टार्ट कर दिया था। मैंने ना एक्चुअली हिंदूज़ जल्दी स्टार्ट कर दिया था, मैंने हिंदू उस वक्त स्टार्ट कर दिया था, बट उसमें भी मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी थी। उसमें ऐसा था कि आई थॉट कि आई वुड राइट डाउन द वर्ड, जैसे वो होता है ना कि अंडरलाइन द वर्ड्स एंड देन आई वुड राइट द मीनिंग। और आज़ाद सर ने ना एक दो पैसेज भी दिए थे, मतलब एसेज टाइप, जो लिखने के लिए, तो वो ऐसे लिख लो, मतलब ऐसे पढ़ लो, और उसमें से जो हार्ड वोकैबुलरी है वो भी कर लो। तो मैंने ना एक दो ऐसे किए, अब उनके तो मैंने कॉपी बना ली। अब ऐसे करते हुए आसान क्या रहता है, पहले वर्ड्स नोट डाउन कर लो। तो मैंने पूरी शायद 120 पेजेस की कॉपी में सिर्फ वर्ड ही लिखे हुए हैं, मीनिंग किसी के लिखे ही नहीं। तो उससे फिर मेरे को समझ आ गया कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। फिर मैंने वो थोड़ा पिविट किया कि पहले तो बहुत हिंदू में भी बहुत प्रॉब्लम थी कि शायद 2 घंटे 2.5 घंटे, उसमें भी बच्चों को बहुत कम डर समझ आ लगता रहा है है न्यूज़पेपर शुरू करने में। हाँ, और स्पेशली ये जो 2-2.5 घंटे वाला टाइम होता है ना, उसमें उनको लगता है कि यार छोड़ो, इतना 2-2.5 घंटे देना वर्थ है क्या? मैम आई थिंक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम 2-2.5 घंटे से पहले आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं पता होता। जैसे मेरे को भी बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट अब, और इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप कोई टीचर बोलेगा कि तुमने 6th क्लास में पढ़ा था या 8th क्लास में SST में पढ़ा था, तो अब कहाँ याद, किसको याद? तो वो तो बहुत ही मुश्किल था। तो वो मेरे साथ भी था। आई थॉट आई हैड अ डिसेंट जीके, बट इट वॉज वेरी बैड। आई थिंक मेरे एक बार नेगेटिव में भी नंबर आए हुए हैं। तो फिर इसलिए मेरे लिए तो इनफैक्ट न्यूज़पेपर में एक चीज़ तो डिफ़िकल्ट ये कि वोकैबुलरी हिंदू की, फिर दूसरी चीज़ डिफ़िकल्ट ये कि उसमें कह क्या रहे हैं, क्या बात हो रही है, कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। अब मेनली जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं वो एक सेट, मतलब पैटर्न ऑफ पीपल या सेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लिखते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं इतना उससे पता होगा, मतलब उनकी असम्पशन ये है कि दे वुड नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, तो वो उस हिसाब से लिखते हैं। और जब आप एक नया स्टार्ट करते हो तो आपको वो पता नहीं होता। तो आई थिंक उसके लिए एक अच्छा तरीका है जो मैंने थोड़ा लेट किया था, से वो है ना मिस्टर विकास दिव्यकृति, आई लिसन टू हिम अ लॉट रिसेंटली, आई स्टार्टेड। तो उनके है ना दृष्टि IAS पे शायद 3-4 घंटे के थोड़े 5-6 वीडियोस हैं हर तो टॉपिक पे अलग अलग। नहीं, वो थोड़े बेसिक टॉपिक्स पे, जैसे आर्टिकल 370 का था, एक है इंडिया पाकिस्तान नहीं इंडिया बांग्लादेश वाला, एक है इजराइल पैलेस्टीन वाला। तो आपको थोड़ा बेसिक पता चलता है कि दुनिया में क्या है, कौन पीएम था। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट, डोंट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। दैट इज द इंसेंटिव टू स्टार्ट, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं चलेगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पहले इंपॉर्टेंट है, उसको समझने के लिए न्यूज़पेपर चालू करना पड़ेगा। दिस इज अ राइट ऑफ पैसेज काइंड ऑफ थिंग। हाँ, बट इसके थ्रू तो आपको निकलना पड़ेगा। यू हैव टू सस्टेन थ्रू इट। हाँ, वो आपको करना पड़ेगा बेटा। शुरू में न्यूज़पेपर में टाइम भी लगता है, डिमोटिवेटिंग भी फील होता है, क्यों कर रहे हैं ऐसा भी लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से समझ ही नहीं, कॉम्प्रिहेंशन जीरो होता है, और कंसंट्रेशन स्पैन भी बिल्कुल नहीं है। जैसे आप वैसे ही कुछ रील्स या फिर कुछ देख रहे हो, तो आपको वैसे ही हर 2 मिनट में ऐसे कुछ शुगर रश चाहिए होता है, तो आपको वैसे ही लगता है क्या चल रहा है, आप बोर होने लग जाते हो। और उसमें वोकैबुलरी में इट्स वेरी टीडियस टू सर्च एवरी वर्ड एंड देन रिमेंबर व्हाट द टॉपिक वाज, तो उस वजह से आई थिंक इट्स गेट्स अ बिट डिमोटिवेटिंग। तो आई वुड
इन अ लॉन्ग रन जैसे सबकी वीडियोस जैसे मैंने भी काफ़ी देखी है तो बोलते हैं या तो हिंदू कर लो या इंडियन एक्सप्रेस। माय ओपिनियन इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपको इंग्लिश फोकस करना है कि आपको इंग्लिश सुधारनी है या वो है तो हिंदू करो, वरना गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, इट्स क्लियरली बेटर। इंडियन एक्सप्रेस में वोकैब आपकी कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी, कंपैरेटिवली इजी है। हाँ, पर न्यूज़पेपर करना जीके भी है अच्छी कवर हो जाती है हाँ इंडियन जीके, एक्सप्रेस उसमें इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर आता है। मतलब मैं अभी भी पढ़ता हूँ इंडियन एक्सप्रेस डेली, नो दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट आपका इंटरेस्ट जब आप करते हो तो उसके बाद आता है। तो जैसे मैंने शायद एक भी न्यूज़पेपर मिस नहीं किया होगा। आई वेंट फॉर अ केरल ट्रिप लास्ट ईयर, उसमें शायद 7 days मिस हुआ होगा, उसके अलावा लास्ट ईयर सारे अखबार पढ़े। तो जैसे और बंद कब करना है? कभी नहीं करना। जैसे मैं तो Continue क्लैट के बाद भी बंद नहीं करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना 1 महीने पहले बंद कर दो, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। मतलब मेरे साथ तो बीच में ऐसा होने लग गया था कि इफ आई स्टार्ट रीडिंग ना सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, फिर मेरा रीडिंग की कॉन्सेंट्रेशन बैठती थी। मतलब मैं रीडिंग के लिए और भी मेरे को थोड़ी और प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं उसके लिए अलग चीज़ करता था। जैसे मेरे को है ना काफ़ी बार मोनोटोनस हो जाती थी रीडिंग, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसेज करते हो ना तो कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। और ये जितना एग्जाम पास में आता है ना उतनी बढ़ती है, क्योंकि तब तक तो ठीक है बाद में देख लेंगे टाइप्स होता है, या फिर आप ध्यान नहीं देते इन चीज़ पे, आपको बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ना मैं नॉवेल्स पढ़ता रहता था थोड़े थोड़े टाइम में, और फिक्शन वाली खास दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बुक रीडिंग भी कंटिन्यूअस चलनी चाहिए साथ साथ। मैंने ना बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब एज सच, क्योंकि आई बिलीव, और दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ आल्सो कि आप क्लैट से पहले आपने बुक्स कब नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ऐसा, मतलब नॉवेल्स वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ी, जरूरत ही नहीं थी तो पढ़ी नहीं। और प्लस मेरे को है ना एक चीज़ और रियलाइज हुई कि मेरे हिसाब से बुक स्टार्ट करने का तो अलग अलग टाइप की बुक्स होती है। ऑब्वियसली कोर्स बुक्स, रिलेटेड बुक्स काफ़ी पढ़ी थी, बट नॉवेल्स ऐसा सच नहीं पढ़ी थी। तो मेरे को लगता है कि जो नॉन फिक्शन बुक्स होती है या फिर वैसी बुक्स होती है वो जनरली मेरे से बहुत आसानी से हो जाती थी। तो मेरे को फिक्शन वॉज चैलेंजिंग, एंड आई थिंक द मोस्ट unemphasized part during this preparation of passage based exam is that we tackle a new passage which is from any part of the entire prose। तो उसका ये मतलब है कि आपको पैसेज का स्टार्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट है नहीं, और वो समझने के लिए फिक्शन बुक्स हेल्प करती है। क्योंकि फिक्शन बुक भी आप स्टार्ट करते हो तो वो ऐसा तो बताता नहीं कि दिस कैरेक्टर इज दिस कैरेक्टर इज दिस, तो वो एक रैंडम आपको आइडिया लगता है, आपको एक मतलब ऐसे पूरा सीन बताता है वो कि ये बैकग्राउंड था, ऐसा मौसम था। Just to clear, he did not read books before he started with CLAT, but once he started with CLAT, you went through a lot of. Yes, I went through a lot of, like I think फर्स्ट ईयर में थोड़ा, 11th में थोड़ा कम कंपैरेटिवली, क्योंकि टाइम मतलब 11th was 5-6 months ओनली। 12th में आई डिड इट, एंड आई थिंक थोड़े टाइम बाद तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। जैसे मेरा अभी गोल है कि बैंगलोर जाने से पहले मेरे को 25 और बुक्स करनी है। गुड तो मैं वो अब मेरे को, क्योंकि आपको सच्ची में रियलाइज होता है कि दिस इज एक्चुअली अ बेटर वे ऑफ यूटिलाइजिंग योर टाइम, एंड इट गिव्स अस सो मच मोर इन अदर वेज ऑल्सो। कि जैसे मैंने पहले तो मेरे को आई हेटेड सेल्फ हेल्प बुक्स, मैंने शायद पहले वो एक बार पढ़ी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, आई डिडंट लाइक दैट। बट अब जैसे अब मैंने वापस पढ़ी रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई, तो वो ठीक थी। फिर मैंने सबकॉन्शियस माइंड वाली पढ़ी थी, वो भी बढ़िया थी। तो अब मेरे को वो भी अच्छा लगने लग गए। तो मेरे को लगता है उसका रीज़न ये था कि मैं पहले, मेरे को आदत ही नहीं थी पूरी बुक पढ़ने की। अब अगर मैं पहली बोरिंग बुक पढ़ूँ, वो भी जब मेरे को आदत नहीं है, तो इस फिर क्या होगा। तो जैसे मैंने एक फिक्शन से विनीत वाजपेयी की है, 3 part फिक्शन सीरीज है शायद, हरप्पा करके है। तो वो मैंने केरल ट्रिप पे गया था तो मैं 3 बुक लेके गया था, तीनों बुक खत्म करी। तो वो बुक्स आई थिंक वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आई वुड से कि बुक्स जब भी कोई फिक्शन वाली रीड करो ना, तो द पॉइंट शुड बी कि आप उसे स्टार्ट कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि क्या बैकग्राउंड है, क्या है, वो करने के लिए। तो इवन इफ यू स्टार्ट लाइक 4 chapters, अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी, यू कैन लीव इट। अगर आप सिर्फ एग्जाम फोकस दो तो होता नहीं है वैसा होता नहीं है वो। मतलब मैंने भी एक बार शायद मर्डर मिस्ट्री पढ़ने बैठा था तो शायद 8 घंटे लग गए थे। तो मैं सुबह से बैठा कि अब अगला टास्क बाद में करेंगे। गुड। सो न्यूज़ पूरा भी इंग्रोस नहीं होना, ये भी एक गलती है। जैसे मैंने सुना था किसी ने शायद पिछले साल कहा था मैम ने कि बुक्स पढ़ो, तो कोई 2 लोग थे, तो वो एक उसके बाद वो आए, तो वो आधे साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसके बाद मैम ने पूछा क्या हुआ आपके नंबर कम क्यों हो गए, मतलब वहाँ पे उस वाले पुरानी कोई टीचर थी। तो मैंने बोला मैम ने कहा था कि बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हम आधे महीने से सिर्फ बुक्स ही पढ़ रहे हैं। वैसे भी नहीं करना सारी चीजें। हाँ, थोड़ा मतलब भैया आप ना टाइम डिवाइड कर सकते। आई वुड से यू शुड स्टार्ट फीलिंग कि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को है ना, कभी कभार इंग्लिश में ऐसा लगने लग रहा था कि मेरा कॉम्प्रीहेंशन कम हो रहा है। और जब मेरे को लगता था ना कि मेरा कॉम्प्रीहेंशन कम है, तब मैं जाता था कि और ये फिक्शन बुक्स पढ़ता था, तो उससे मेरा वापस टोन में सेल्फ अवेयर ना, टू बी अवेयर कि व्हाट आर योर गेट स्ट्रांग इनग्रोस्ड इन द बुक ना, तो वो दैट हेल्प्स इन द पैसेज पार्ट। करेक्ट।
करेक्ट ओके सो नाउ तो एवरीवन न्यूज़पेपर भी ज़रूरी है, बुक रीडिंग भी ज़रूरी है, बट एवरीथिंग हैज़ देयर टाइम टाइम टू डू, परसेंटेज ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ टाइम टू बी डिवोटेड टू इट. पूरे दिन बैठ के नहीं करना है, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करना है, कंसिस्टेंटली करना है, लॉन्ग टर्म करना है. आई वुड इवन गो एंड से कि आप जो भी करते हो ना उसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही चाहिए कि इसका क्या टाइम कॉस्ट है, उसका क्या बेनिफिट है. अब जैसे और किस समय कर रहे हो, किस वो बेनिफिट कॉस्ट वही कि आप मतलब जैसे मेरी इंग्लिश में मेरे 24 में से 23 आ रहे हैं, तो मेरे को फिर रीड करने का कोई सेंस बनता नहीं है, और मेरे अगर जीके में नहीं आ रहे तो देन आई एम यूजिंग इट एज एन एस्केप कि मैं बुक पढ़ लूँ, वो ना हम वही पढ़े जो हमको अच्छा लगता है. वो एस्केप है. जैसे आपका जीके रिवीजन, अरे बस वो अपन विल कम टू इट लेटर बिकॉज वो लंबा हो जाएगा. सब करा लो बस ये मत कर. Correct. We'll come to that. Okay, everyone. So now let us talk about another topic, Vipul. Mocks. मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स को कब से देना शुरू करना चाहिए? बिकॉज अभी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे, या एक तरह से ना दिस इज द मिड वाली स्टेज, यहाँ पे खूब मॉक देने की जरूरत है. नोवाइस लोग ही है मोस्टली. हाँ, तो कितने मॉक्स उनको देने चाहिए या कब शुरू करना चाहिए? जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं कि कोर्स हो जाए फिर मॉक देंगे, तो व्हाट लाइक व्हेन डिड यू अपीयर फॉर योर फर्स्ट मॉक? Did you wait for some time or you just appeared for the mock and everything? To give a short answer, my reply would be कि wait for 20 days max, give a mock, that's it. और उसके बाद to elaborate, I would say कि मुझे ना जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैम ने कहा था कि अभी सब मैं ड्रॉपर्स वाले बैच में था ना, तो काफ़ी लोग शायद वहाँ अलग सिटी से आए थे या फिर कहीं से आए थे. मैम ने कहा था थोड़े दिन अभी आराम से सेटल इन हो जाओ, उसके बाद मॉक देना. तो आई थिंक आई गेव माई फर्स्ट मॉक अराउंड जुलाई 1 और जुलाई 2, तो तब दिया था मैंने. एंड आई थिंक उससे पहले मैंने वो बुक कर ली थी हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, तो उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा था. तो मैंने पहली बार में अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया था. 150 क्वेश्चन का था तब तो, और तब तो लंबा भी था डिसेंट, मतलब 40-50 पेजेस का था. तो मैंने पहली बार कर लिया था. तो आई थिंक आपको भी अगर कोई इफ एनीवन वांट्स माय एडवाइस वाचिंग दिस, तो आई वुड से कि फर्स्ट डू अ बुक, डू दैट बुक स्पेसिफिकली इफ यू हैव नॉट डन दैट बिफोर गिविंग योर फर्स्ट मॉक. एंड आई वुड से डोंट पोस्टपोन इट और प्रीपोन इट, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम है. जैसे अगर मैंने जल्दी जैसे आज स्टार्ट किया और आज दे दिया, तो उसमें एक नुकसान ये है कि डीमोटिवेशन बहुत हो जाता है. जैसे अगर आई गेव माई फर्स्ट मॉक, अगर मेरे 30 आ रहे हैं, तो चाहे आप कितना ही बोल लो कि मॉक है नेक्स्ट है, वो आपके सबकॉन्शियसली तो ये रहता है 30 से 40 हो तो बढ़िया है, 33% का जंप है. तो वैसा उससे अच्छा है कि आप थोड़ा रुक के 50 से स्टार्ट करो तो बेटर. अच्छा, डू अ बिट ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड होके, थोड़ा आपको लगे कि हाँ यार कुछ चीजें तो हो गई है. तो कभी होता ही नहीं है. कोर्स तो है ही नहीं ना, वेग रखा हुआ है उन लोगों ने. तो मेरे हिसाब से आपको कोर्स है क्या वो समझ आ जाए कि क्या क्या करना है, फिर आप मॉक दे दो. और मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई गेव अराउंड 150 मॉक्स थ्रू आउट. आई वुड से कि ये नंबर से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है. बट मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो शायद 200 मॉक दिए होंगे कम से कम, उनका भी हो जाता है. और मेरा भी शायद 11th में जितने स्कोर आए थे उस हिसाब से 42 मॉक्स में भी हो जाता. तो आई थिंक नंबर की जगह क्वालिटी मैटर करती है, और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स भी होते हैं जो पेपर का एक्चुअल परफॉर्मेंस डिपेंड होती है. So if you are someone who has just appeared for your 10th board and who's going for 2-year preparation for CLAT, you can also start appearing for mock. And he, along with his 11th cleared CLAT, he could have easily gotten into, I guess, Bangalore at that point of time also. 11th के साथ भी and along with his 12th. Bangalore easily. Correct. और 12th के साथ भी he cleared, so that's a good thing. और उस वक्त भी पॉइंट इज मोमेंटम मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार कंसिस्टेंटली चीज़ें कर रहे हो, न्यूज़पेपर कर रहे हो, चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं वो चीज़ें कर रहे हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. 11th में ना मैम, जैसे मैं इकोनॉमिक्स टीचर वन साइड इन अ क्लास की, आप ऐसे उन्होंने कोई सेशन लिया था कि इफ़ यू डिक्लेयर समथिंग इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स, तो वो आप मतलब वो शायद मैनिफेस्टेशन था. अब तब तो मेरे को पता नहीं था ये मैनिफेस्टेशन क्या है. तो उन्होंने कहा था तो होता है. तो मैं ना अगर आप अनाउंस कर देते तो आपको लगता है कि हो गया. आई वॉज ईटिंग सम स्नैक्स आउटसाइड माई स्कूल. तो मैं मेरे एक दोस्त के साथ था, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला था कि आई वुड गेट अंडर 2000 रैंक. तो उस वक्त तो मेरे को लगता था कि 2000 अगर 11th में आ रही है अंडर उसके रैंक तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. आई गॉट अंडर 200, मतलब अराउंड 115 आई गॉट. सो दैट्स अ गुड थिंग. उसमें भी along with 11th also scored very good. तो आप मॉक्स तो टाइम पे देना शुरू कर दीजिए, मॉक रेगुलरली दीजिए. इट कीप्स अ चेंज ऑफ पेस ऑल्सो. पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गया, थोड़ा एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट हो गया. अच्छा, आपके सबसे कम मार्क्स क्या थे मॉक में? आई थिंक मेरे सबसे कम, मैंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था
तो मैंने ना स्टार्ट में शायद फर्स्ट मॉक आई गॉट 70। एक तो लॉ प्रेप का फर्स्ट मॉक थोड़ा वैसे भी आप आसान ही रखते हो, शुरू के स्टार्टिंग के आसान रखते हो ना, तो मेरे शायद उसमें 70 आए थे। तो आई वाज सो हैप्पी कि वाह वाह बस एनालिसिस वेटिंग तो उसके बाद है ना तो थोड़ा फिर कंसीट हो गया मेरे को कि हाँ चलो आए हो जाएगा क्या है। और मेरे को लगता है कि उस वजह से ना मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे 2-3 महीने निकल गया, मैं 70 पे ही था, 70 पे चल रहा था। फिर डाउन भी काफ़ी आया शायद। टू गिव अ सिंपल आंसर कि कितना हाईएस्ट कितना लोएस्ट है, तो मेरे हिसाब से लोएस्ट 52 और 62, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और हाईएस्ट वाज इन द 150 क्वेश्चन 107। और मेरे हिसाब से क्लैट में आए नहीं, लास्ट मॉक ऑफ एलपीटी इन 2023 विच वाज अराउंड 108 आई गॉट सॉरी, तो वो मेरे सबसे ज़्यादा थे। ओके तो मॉक में, अच्छा मॉक ऊपर नीचे होते हैं, स्कोर नीचे होता है, तो फिर हाउ डू यू डील विद दैट? हाँ, बहुत ही दुख दर्द पीड़ा वाला सवाल है ये। मॉक के मार्क्स कम होते हैं तो दुख दर्द पीड़ा। दुख दर्द पीड़ा यही है इस संस्थान की प्रतिष्ठा। फिर उसके बाद हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब इतने अच्छे तरीके निकाले ना, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम था अलग अलग तरीके, और मॉक खराब जाना है मतलब एवरी सेकेंड वीक, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। तुम जैसे मुकुल सर ने कहा था शायद वीडियो पे एक बार कि वॉच ए मूवी, तो 11th में वो करा, कभी 12th में और भी बहुत कुछ किया। जैसे एक बार बहुत अजीब चीज़ हुई थी, जब पैटर्न चेंज हुआ था ना, तो शायद मेरे फर्स्ट मॉक में 90 आए थे, दैट वाज ओके, बट यू वर टू वरीड कि बाकी सबके भी तो आएंगे। हाँ बाकी सबके भी तो आएंगे। वो तो मैं आई वाज डिप्रेस्ड 2 times वेरी बैडली। एक तो जब वो क्लैट का रिजल्ट, जब क्लैट का वो आया था ना कि आपके आंसर की के चेंज, उस दिन तो मतलब वो तो खतरनाक ही था। जब उन्होंने कहा था ना कि मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे ऑब्जेक्शन रेज किए थे, आपको एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो और कम और हो गए। जैसे शायद हमने टोटल 7 ऑब्जेक्शन रेज किए थे, क्लैट वाला ने और कोई 3 सवाल हाँ, चेंज कर दिए, कुछ और चेंज कर कोई और ही चेंज कर दिए। तो मैंने ना इसलिए मॉक के बाद के तो काफ़ी तरीके निकाले थे। जैसे मैंने ना एक बार मैंने बताया ना आपको 90 आए, फिर एक बार शायद उसके बाद अगले मॉक में से 78 ही आए, तो मैं ऐसे डिप्रेस था। मैंने टीचर से भी पूछा, घर पे भी ऐसा थोड़ा ऐसे सैड बना, तो मैं शायद अपना वॉलपेपर भी चेंज करके 78 रख दिया कि अब है मतलब एकदम प्रॉपर कि अब डिजाइंड है। और फिर मैं शायद अगली बार 72 आए, तो मेरे को समझ आ गया कि इससे कुछ नहीं होता, वो तो आप पढ़ोगे तो या इनफैक्ट आपको लॉन्ग रन में फ़र्क पड़ेगा। और मॉक लोज तो मतलब इतने ज़्यादा कॉमन है ना मेरे हिसाब से। मेरी एक चीज़ अच्छी थी, एक तो मेरी 2 चीज़ अच्छी थी कि मैं पहले तो कंपैरेटिवली सबसे अच्छा कर रहा था, तो मेरे को एज सच ऑनलाइन देख के लोग लगते थे कि चलो ही इज़ डूइंग बेटर देन मी, ही इज़ डूइंग बेटर देन मी, बट ऑफलाइन तो ऐसा लगता नहीं था। तो मेरे हिसाब से वो वाली चीज़ थोड़ी सॉर्टेड चली गई। और दूसरी चीज़, मैं ना अपने आप को खुद से ज़्यादा कंपेयर करता था, और ये ना चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुई मेरे को, मतलब एकदम एंड में आते आते रियलाइज़ हुई कि मेरा टारगेट ना टॉप 10 रैंक लाना है, मेरा टारगेट ना ये है कि इस सेक्शन में थे। मेरे को 120 क्वेश्चन में 120 सही करने हैं, 120 मिनट है, 120 सही करने हैं। ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन का आइडियल स्कोर 19.75 है, इसका ये है, इसका आइडियल टाइम ये है। मेरे को 120 क्वेश्चन हैं, उसके 120 सही आंसर हैं, हर एक की 1/4 प्रोबेबिलिटी है, मेरे को वो करना है। दैट्स एज सिंपल एज यू शुड कीप इट सिंपल। यस, हाँ, तो कीप इट सिंपल। प्लस आई रिमेंबर you would call, because देखो we make all kinds of mocks, so then student when they score bad they're like बहुत खराब मॉक बनाया, इतना टफ क्यों बनाया, इतना लेंदी, ऐसा सवाल कौन पूछता है? फ्लैशबैक आ गया ये वाला मैसेज क्यों पूछता है, ऐसे कैसे आंसर हो मतलब गया? और क्लैट के करेक्शन देख के लगता है ऐसे कैसे। बस क्लैट वालों ने जितने मजाक किए ना क्लैट वाले वीक में, जब एग्जाम हो गया और उससे रिजल्ट आया, पहले गलत आंसर की और वो ऑब्जेक्शंस के बाद तो मतलब शायद हम उसमें कोई कुछ प्लान था कि कुछ रिकॉर्ड करने का, तो मैं आया हुआ था और मैं ऐसे बैठा हुआ था और उसका क्लैट का आया मॉक, एलिट का मॉक देखे मैं निकला, मैंने देखा एक भी चेंज नहीं किया, मैं ऐसे डिप्रेस होके बैठ गया। वो तो मतलब मेरे हिसाब से वो उसने ना एक्चुअली ट्रॉमा दिया है मेरे को, बाकी चीजों ने तो फिर भी नहीं दिया। Because I remember you had used all that legal language. इतनी अच्छी, मतलब 4 घंटे बैठे थे मैम हम दोनों और हमने बैठ के इतनी अच्छी, मतलब हमने पता नहीं क्या क्या लिखा था, इट वुड ruin the integrity of the paper, प्रेसिडेंट, मतलब और अच्छा भी लिखा था ना, क्योंकि देखो अच्छा लिखने की मतलब इंटरेस्ट भी है और वो देखो था भी इतने अच्छे। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं हुए सेलेक्ट तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको ना मॉक में फिर आपको थोड़े समझ जाना चाहिए, कम नंबर है तो वो आपकी गलती है। और देखो इसीलिए हम ट्रिकी चीजें करते हैं ताकि पेपर वी नो पेपर हर साल टू गो इन इज टू कॉल अ फ्रेंड की अच्छा तेरा भी खराब गया, मेरा भी खराब गया, चलो कोई नहीं, कोचिंग ही खराब है, दूसरी कोचिंग का देंगे तो वो नहीं करना चाहिए।
बट आई वुड से कि अगर मॉक खराब जाए तो पहले तो मेरे लिए बहुत आसान है कि बोलना कि ये मॉक ही है ये, बट आई वुड से कि आई है ना डिसाइडेड दिस थिंग वेरी, दिस ऑल्सो आई डिसाइडेड वेरी लेट, दिस वुड हैव सेव्ड सो मच मेंटल स्पेस फॉर मी कि आई स्टार्टेड टेकिंग एवरी अदर पेपर एज कि आई हैव 120 OMR टू फिल, मतलब बस इतना ही। और है ना जैसे दिस इज द वर्स्ट थिंग कि आपको है ना कभी नेक्स्ट मॉक देने जाना होता है तो उसमें कोई कॉलम ये तो नहीं होता कि आपके प्रीवियस मॉक में कितने हैं, कि उसमें कॉलम है लास्ट मॉक में कितना है ना क्लैट में है, तो आपको है ना एवरी 120 क्वेश्चन इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी, दैट्स एक्चुअली सच अ इक्वलाइजर फॉर एवरीवन। तो मेरे को लगता है अगर आप ये मेंटालिटी लोगे ना कि मेरे को सिर्फ 120 क्वेश्चंस हैं और 120 सही करनी, बस उस मॉक के लिए मेंटली प्रेजेंट रहो, आगे पीछे और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज मतलब होके नहीं मॉक के बाद भी आप अगर आपका मूड खराब है तो काफी चीजें हैं, जैसे कभी मूवी देख ली, कभी किसी से बात कर ली। मूवी में भी मैं आई स्टॉप वाचिंग थ्रिलर्स क्योंकि उससे दिमाग ज्यादा खराब होता है तो मैं चिल मूवीज दैट टाइप ऑफ दैट टाइप अभी आई रिसेंटली सॉ डम मनी, इट्स अ वेरी गुड मूवी, अच्छा यू शुड सी। मैं इसके से पहले पक्का देखूंगा मैं। it's not thriller, it's a fun movie, it's बहुत बड़ी चेकलिस्ट है मैम, वो बैंगलोर से पहले ये भी डाल देते हैं। This one is actually good, like I have been seeing, because I have broken my leg, so I have been seeing so many movies, it's actually good. So right, you do things which you like. I started watching Suits after clearing my CLAT so that's a weird thing। और plus ऐसा है ना कि I as a person I am very obsessed with one thing, so that's why जैसे मैंने शायद पिछले इंटरव्यू में I said कि 11 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से people mistook it। I didn't mean to say that you need to study 10-11 hours to clear this paper। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो शायद 4 महीने 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो हो जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बाकी एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर वो आज क्लैट देंगे तो उनका फेल हो जाएगा। डिपेंड करता है, आपके पैशन पे भी डिपेंड करता है, और आपकी ये भी ना आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। जैसे मैंने ना 11 घंटे मैंने बोल दिया कि पढ़ता था, तो उसमें मैं 6 घंटे जीके कर रहा था क्योंकि मैं अपना रिस्क जीरो करना चाहता था। अब पेपर में वो जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो पेपर पे है, वो तो लक। हाँ तो मैंने ना आई थिंक आई फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी की आई स्कोर बैड। जैसे दिस पेपर इट वाज नॉट गुड फॉर मी एज सच, जितनी जीके मैंने पढ़ी है उस हिसाब से आई थिंक मेरे ये स्टोरी ना विपुल हर साल की होती है, हर कोई ना कोई सेक्शन में दे डू मेस अप और दे डू गिव दैट सरप्राइज। आई थिंक उसके लिए क्या करना चाहिए आपको ना, अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर देनी चाहिए कि पेपर इजी आए खराब आए, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ पेपर। तो मैंने तो इसलिए ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आई लाइक डूइंग ओनली वन थिंग वेरी बैड। जैसे मैंने सूट्स के शायद 4 दिन में 2 सीजन देख डाले, 30 एपिसोड कुछ तो मैं तो बहुत ज्यादा खत्म करो बस फटाफट इसको। अरे तो मैं ना आई रिमेम्बर यू वुड कम टू मी एंड यू वुड टेल मी कि देखिए अभी ये मेरे पास 15 दिन का स्लॉट है, अब इसमें करना क्या है ये बता दो। हाँ मतलब ईयरली प्लान ड्रॉ किया था, हाँ। काफी हेल्पफुल था। ईयरली प्लान ड्रॉ कर लिया था। जैसे जब मेरे बोर्ड्स खत्म हुए 12th 11th मतलब 11th वाले एग्जाम खत्म हुए सॉरी, उसके बाद हमने बैठे थे और एक दिन बैठ के काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिसाइड कर लिया था। आप ये लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा, ये शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, वो काफी हेल्पफुल है। करेक्ट, तो आपको पता है कि करना क्या है। भी डिसाइड कर लिए थे अपने। करेक्ट। तो जैसे मैं सुबह उठता था, उसके बाद आई स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एज आई सेड। तो मेरे को इंडियन एक्सप्रेस में 45 मिनट्स लगते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस 45 मिनट्स में किया, फिर 1 घंटे BBC प्रिंट वो सब मैं करता था। फिर उसके बाद आई टुक ब्रेकफास्ट एंड स्टफ एंड उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग सम अदर थिंग। अब एज सच इन जनरल तो बताना मुश्किल है क्योंकि वो 2 साल में बहुत अलग अलग चीज़ें की हैं, बट इन जनरल फिर मैं लॉन्ग टर्म प्लान करता था कि फिर मैं थोड़ी देर पढ़ लेता था कुछ जीके टाइप, फिर मॉक दे दिया, फिर मॉक के बाद एनालिसिस में हर बार करता था। आई थिंक मॉक वाले क्वेश्चन में ये ऐड करना जरूरी था। करेक्ट, मॉक एनालिसिस कैसे करना है। मॉक एनालिसिस कैसे और क्यों करना है। आई थिंक मॉक एनालिसिस में विच इज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉमन एडवाइसेस की द सिली मिस्टेक रिडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक इफ आई एम स्कोरिंग इवन 90 ना, तो मैं ऐसे नोट डाउन करता था जो फर्स्ट पेपर होता है ना अपने मॉक का, कि इस पेज नंबर से इस पेज नंबर पे ये सेक्शन, तो उसमें ऐसे लिखता था कि जैसे अगर जीके में 3 सवाल ऐसे हैं जो मेरे को आते हैं पर मेरे को याद नहीं थे पेपर में, मतलब मैंने पढ़ रखे हैं, तो मैं ऐसे +3 लिख देता था। और इंग्लिश में ऐसा था जो ऑब्वियस मिस्टेक है, रीजनिंग वाली मिस्टेक भी नहीं, ऑब्वियस मिस्टेक है, तो मैं उसमें +1। तो मेरे 90 स्कोर करने पर भी +13 आ रहे थे आउट ऑफ 120। तो इसका ये मतलब है अगर कोई 40 स्कोर कर रहा है तो उसके तो कितने होंगे। तो आई वुड से rather than even any other thing, don't ignore, mentally आप acknowledge करो कि यार ये सवाल मैं सही कर सकता था या करता। और तो ईगो पे कम लो थोड़ा। ईगो पे लेने से कोई फायदा तो है नहीं, तो ईगो पे ना ले तो ही बेटर है। कि जैसे कुछ लोगों का होता है कि मेरी तो जीके है, अब कैसे कमा सकते हैं और लीगल है कैसे कमा सकते हैं, उन 2 आवर्स में लेने नहीं देती किसी को 2
आवर्स जो है ना, आप उस वक्त क्या मेंटल स्टेट में होते हो सब उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मॉक एनालिसिस, उसमें एक एक मिस्टेक को नोट करना, उसको टीचर्स से डिस्कस करना। आपको लगता है कि ठीक है एक्सप्लेनेशन में हो गया, समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो कि एक्चुअली कन्विंस हो कि क्यों ऑप्शंस दूसरे गलत है या आपका आंसर क्यों गलत है। भाई आप लॉयर हो तो इतना डिस्कशन तो बनता है। लाइक वी वुड स्पेंड सो मच टाइम सॉल्विंग डाउट्स। इतनी डांट पीटी घर पे कि क्या करता है, सिर्फ डाउट्स ही पूछने जाता रहता है। तो कोई बात नहीं ना, यू वुड कम लाइक 2 hours, even 2 hours, 3 hours, because रेगुलरली, मतलब वो तो हाँ। I travel to both the offices, like multiple centers, तो उसमें he'll just note down all the things and then he'll discuss all those doubts on call, or yeah, whenever we would meet, or even like maths में भी would call and discuss। में भी मतलब मैंने डाउट्स तो बहुत पूछे हैं, मतलब वो वाला पार्ट भी अगर टच अपॉन करना है तो अभी तो वो एनालिसिस से रिलेटेड। तो मेरे हिसाब से है ना, पहली बात तो डाउट तब आएंगे जब एनालाइज करोगे, और दूसरी बात जो एनालिसिस की बात मैं कंप्लीट कर रहा था वो ये थी कि अगर आप जैसे ऐसे लिखोगे ना सिली मिस्टेक्स का, तो मॉक एनालिसिस में सबसे पहले तो अपनी सिली मिस्टेक्स एलिमिनेट करो। एटलीस्ट 20-30%, इवन इफ यू आर एट 90 तो भी आपको फर्क पड़ सकता है अगर 10-20% का। तो फिर तो आप सोच लो अगर लोअर ब्रैकेट में हो तो कितना फर्क पड़ सकता है। Correct. तो पहले तो सिली मिस्टेक्स। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मैंने काफ़ी ऑप्टिमाइज कर लिया था अपना, मेरी प्रिपरेशन एट द एंड तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड थी। जैसे मैं क्या करता था कि मॉक में, जैसे लोग क्या करते हैं जनरली मॉक डायरी में अपना वो लिखते थे कि इतना देर लगी ये, मतलब इतने मार्क्स आए। मैंने ना उसमें एक और अच्छा आइडिया था कि मैं उसमें ये भी लिखने लग गया कि पर सेक्शन मेरा मिनट कितने हैं। ये मैंने बहुत लेट किया और मेरे को ऐसा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं पेपर टाइम पे कर रहा था। हाँ, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप टाइम एनालिसिस कर सकते हो ना अपने पर सेक्शन कितने मार्क्स हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास लेवरेज बहुत हो जाता है कि क्या पता मैं एक बार सीआर को कम टाइम देता हूँ या इसको ज़्यादा टाइम देता हूँ तो प्रोपोर्शनेटली नंबर बढ़ते हैं। तो यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ अ लॉट मोर, पॉसिबिलिटीज, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फिर मैं जैसे मैम ने बोला ना कि विपुल लिख कर आता था डाउट्स क्या है, तो मैं उसके बाद घर जाके ये भी लिखता था कि मैम ने क्या समझाया उस डाउट के लिए। एक रजिस्टर में लास्ट पेज था, तो मैंने कम बैक टू मी विद इन अनदर। अच्छा, पिछले मॉक में तो आपने ये लिखाया था, तो इस वाले मॉक में ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मेरे को है ना एक चीज है मेरे साथ कि मेरे को कोई गलत नहीं पढ़ा सकता, सामने वाले को पता होना चाहिए पूरा, फिर ही वो आएगा। तो क्योंकि मैं एज अ पर्सन व्हेनेवर समवन सेज समथिंग ना, मैं मेरे सबकॉन्शियसली चालू हो जाता है अगर इसने ये बोला तो वो क्यों नहीं। तो आई थिंक विच इज अ वेरी लॉयर ट्रेट। तो मेरे हिसाब से वो वाली चीज है ना, दैट इज समथिंग विच एक्चुअली मेड मी पुट इन सो मच एफर्ट्स and which actually granted the I most believe return. that part of the preparation you actually liked also. I liked it throughout. Like I think मैंने कहा ना, I loved CLAT first and then law. तो I think I like 80% of the CLAT preparation. मतलब I liked everything. CR में डिस्कस करना, लीगल में समझना, जीके में भी writing new notes. नॉलेज रिवीजन वाज द ओनली पार्ट। रिवीजन वाला, या फिर क्यूटी में भी कभी कभार अगर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना, क्योंकि उसमें क्या मैंने बहुत एफर्ट्स पुट इन किए। जैसे ये तो कोई 6th क्लास की मैथ्स थी जो इन्होंने पूछी इस बार, और फिर भी लोग नहीं करते, मतलब पर चलो वो तो क्यूटी में आगे नोट। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। द मॉक एनालिसिस जरूर करें, टीचर से डिस्कस करें, डाउट्स पूछें, ध्यान रखें क्या सिली मिस्टेक्स है उन पे जरूर काम करें, दैट वुड हेल्प यू। अच्छा, इंग्लिश में ओवरऑल समरीली आप क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए? आई वुड से इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट दिस पेपर हैज़ 2 पार्ट्स। पहला कि आपको समझ आ रहा है उसने क्या लिखा है, और दूसरा आप समझ के जवाब दे सकते हो उसने क्या लिखा। अब लोग जो अवॉइड करते हैं, जो शायद मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 3 चीज़ें हैं जो मार्क्स बढ़ाने का शॉर्ट वे है, शायद उसमें से एक ये भी था कि लोग वोकैबुलरी पे इतना फोकस नहीं करते। वोकैबुलरी पे फोकस करने का मतलब ये है कि आप अपना फर्स्ट पार्ट विच इज़ 50% ऑफ द पेपर आप डन कर रहे हो, विच इज़ कि आप समझ रहे हो कि पेपर में पूछ क्या रहा है। अब इफ़ आई टॉक टू यू इन स्पेनिश, आपको यही समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इफ़ आई वुड आस्क यू हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, ये तो आप क्वेश्चन तो आसान है, पर अब मैं आपसे स्पेनिश में पूछ रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम है। तो अगर वही मैं आपसे बेसिक लैंग्वेज जो आपको समझ आती है उसमें पूछता तो आप आंसर दे देते। तो मेरे हिसाब से द मेजर हर्डल विच एवरीवन फेसेस व्हाइल स्टार्टिंग दिस एग्जाम्स प्रिपरेशन इज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी सिंपल पेपर। इट हैज ओनली 2 पार्ट्स। वो बोल क्या रहा है वो समझो, और उसके बाद कि वो समझ के क्या है, और जनरली समझ के जवाब देना इज नॉट वेरी हार्ड, दैट लाइक द इजीएस्ट पार्ट टू डू। लाइक एंड वैसे ही क्वेश्चन अब तो जैसे नया पैटर्न जैसा आ रहा है वो तो और ज़्यादा ये कर रहे हैं, और मतलब सब्जेक्टिविटी हटा दो थोड़ी, तो अगर आप ये कर लो तो फिर आपका वोकैब के बाद तो मोस्टली पेपर सॉर्टेड है। उसके अलावा मैंने थोड़े वोकैब के सोर्सेज हैं जो मैंने नोट डाउन भी किए थे। जैसे मैंने वर्ड पावर मेड इजी की, उसके मैंने जैसे 52 सेशंस है तो मैंने 3 बार चालू करी, पर मैं 52 में से 50 तक पहुंच गया था। तीसरी बार
मतलब मैंने 6 months रिगरस वोकैबुलरी करी और आई हेटेड वोकैबुलरी इन द बिगनिंग, बट नाउ आई लव इट। जैसे आज भी इफ आई रीड, आपका बेस तैयार हो जाता है ना, बच्चे लॉन्ग टर्म में ये बात समझते नहीं है। आपको ट्रायल एंड एरर करना रहता है ना। जैसे मेरे को बहुत, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि मेरे को क्या करना है, कितना करना है। मेरे को समझ आ गया कि अगर वोकैबुलरी सॉर्टेड है देन इंग्लिश इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट आई थिंक इन माय ओपिनियन क्लैट पेपर में। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, वो सिंपल सवाल ही तो पूछ रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही सिंपल पूछ रहे हैं। इस बार का क्लैट का पेपर अगर आप उठा के देख लो, 24 के 24 सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसमें सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको समझ आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, और वो वोकैबुलरी से अगर आपकी वोकैबुलरी डिसेंट है तो आपको शायद 24 में से 24 भी आ जाता है। तो शुरुआत, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का टाइम है तो 101% आप अच्छा खासा टाइम वोकैब को दो, और वोकैब को अच्छे खासी प्रिपरेशन करके इफ यू आर डीलिंग विद इट, उसमें भी जैसे आई वुड रिकमेंड सम बुक्स, जैसे वर्ड पावर मेड इजी थी, अरुण शर्मा में उसकी वोकैब इज बेटर कंपेयर टू अदर्स। 30 days to a better vocab and 6 weeks to a better vocab are also good. I did English is easy also, but that is basic. तो मतलब मैंने ये सब की थी, मैंने न्यूज़पेपर भी करी थी, मैंने क्लास की भी करी थी। तो मैंने ना एट द एंड मेरे को एक चीज़ समझ आई कि इससे ना बेस बनता है, और मैंने ना वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता है इवेंचुअली। इनडायरेक्टली तो यही है बेस पूरा पेपर जिसने क्लियर कराया। और इसके अलावा जैसे मैं ना रिवाइज तो सिर्फ वही वाली वोकैब कर पाता था जो सर ने पढ़ाई, जो क्लास में सुरकेश सर या आज़ाद सर ने जो करा दी, सिर्फ वही वाली वोकैब थी जो मैं ऐसे रिवाइज रेगुलरली कर पा रहा था। क्योंकि इट्स एक्चुअली, जैसे मैंने ये लिखा हुआ भी है कि इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल, लाइक आई सेड ना, कि मैंने पूरी कॉपी भर दी कि ये आज कल लिखेंगे वर्ड का मीनिंग, कल लिखेंगे। तो दैट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू डू। अगर मैं रोज ये सोचूं कि 10 वर्ड अगर कोई कर सकता है देन हैट्स ऑफ, बट आपके साथ वो चीज नहीं काम करेगी। आई थिंक दैट्स वेरी, और मेरे साथ से मोस्ट के साथ भी नहीं कर पाएगी। मैंने शायद एक इंटरव्यू देखा हुआ है जिसमें किसी ने कहा था, बाकी तो किसी ने भी नहीं कहा शायद। पर उसकी उस जने की AR1 आई थी थोड़े साल पहले, तो मे बी इट्स जस्ट मोर स्मार्टर। बट उसके अलावा है ना, मैंने ना एक चीज और अच्छी की थी, वो थी कि मैंने मॉक वोकैब इंटीग्रेट कर ली थी। तो उससे क्या हो रहा था कि मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक वोकैब ज्यादा फोकस कर रहा था। तो उससे कॉन्टेक्स्ट जो कि क्लैट भी एक्सपेक्ट करता है। हाँ, और उसमें ना मेरे पास अगर पहले एक मॉक में दे रखा है, मैंने पढ़ रखा है, तो फिर मेरे को वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना कि मैंने क्या समझा था इससे, वो मैं पहले ही मार चुका हूँ और मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो बस मैं ये वर्ड था और वो मैं याद भी रहता है आसानी से, अलग से लिख के नहीं रखता था, या फिर वो क्योंकि वो मीनिंगलेस है। नहीं, पेपर में गलती जो होती है, पेपर में आप मिसअंडरस्टूड करते हो तो वो तो जीवन भर याद रहता है। हाँ मतलब अगर आप 150 पेपर देते हो जैसे मैंने दिया तो थोड़ा बहुत भूलने लग जाते हो आप, बट इट हेल्प्स इन जनरल। मतलब और उसमें ना, जैसे मैं तो इंडियन एक्सप्रेस आज भी पढ़ता हूँ, तो मैं उसमें कोई भी वर्ड होता है मैं सर्च करता हूँ। आई थिंक द मोस्ट जेन्युइन वे टू लर्न और इम्प्रूव इंग्लिश इज कि आप एक ही वर्ड को 4 बार सर्च करो तो आपको 5वीं बार याद रहेगा कि मैंने इसे 4 बार सर्च किया है। तो जैसे सुरकेश सर ने हम सबके बच्चों के फ़ोन में वो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी वो होम पेज पे ऐड करा दिया था, तो मैं तो बस वही मोस्ट यूज्ड, तो वो मैं सर्च करता रहता था। जैसे एक और था जिसकी शायद अभी अच्छी सिलेक्शन हुई है हमारे बैच में ही, वो तो मेरे से भी ज़्यादा करता था, तो उसको भी बहुत अच्छा अवार्ड मतलब रिवॉर्ड मिला इससे। तो दिस इज शॉर्ट और ये ऐसी चीज है विपुल कि आपको सिर्फ क्लैट में ही नहीं, इवेंट देखो पेपर का भी पर्पस यही है कि आप आगे जाओगे ना, इतना इंप्रूवमेंट मिलता है आपका स्कूल में आपको हेल्प मिलेगा, आपको इवन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इट इज गोइंग टू कम वेरी हैंडी बिकॉज यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट डाउन थिंग्स, है ना। तो उसमें भी इफ यू हैव गुड वोकैब तो यू नो मतलब it makes life so easy in this part of the country if you know English. मतलब it's the easiest way to like get the limelight और मतलब this is wrong but हाँ, but it is what it is. It is what it is. वैसे ही उसके साथ एक nudge.in करके ऐप था, तो मैं वो भी यूज करता था। तो वो मतलब वो ऐसा सच नहीं कि वो करने से आपकी पूरी वोकैबुलरी इंप्रूव, but it's a good source. मतलब वो क्या है, आपको सवाल पूछता है इसका क्या मीनिंग है, अगर वो गलत बताते हो तो वो अगले दिन फिर से वही पूछता है, फिर वापस तो वो नज वाला जो होता है ना, वो थ्योरी वाली, फिर contextual meaning. फिर मैं रेगुलर न्यूज़पेपर और फिक्शन नॉवेल्स फॉर इंग्लिश। एंड आई थिंक मैंने ना एक चीज़ बहुत अच्छी की थी विच वाज कि आई ना डिड माई वोकैबुलरी वेरी वेल इन 2022 जुलाई से लेके सितंबर तक। तो मेरा है ना फिर बेस अच्छा बन गया था। और अगर किसी ने भी शायद अगर रिग्रेस भी नहीं करोगे और रोज़ 1 घंटा 2 घंटा ही देते थे ना, जैसे मैं भी इतना ही देता था,
और ये वाली बुक्स अगर मैं स्टार्ट करके करने लग जाऊँ, सी ऑब्वियसली नहीं होंगी वर्ड पावर के 10 सेशन बाद आप बंद कर दोगे, फिर वापस स्टार्ट फिर करना वापस ट्राई करते रहो, मतलब यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। मतलब फिर आपको वापस इंटरेस्ट आने लग जाएगा। इनफैक्ट आप मतलब आई स्टार्टेड टेकिंग एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस कि आई स्टार्ट टेकिंग एवरी वर्ड एज अ न्यू आइडिया एंड अ न्यू आइडिया गिव्स बर्थ टू अ न्यू पैसेज। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक वर्ड को ये समझो कि वर्ड का बैकग्राउंड क्या है, जैसे अगर कोई टाइप ऑफ डॉक्टर है उसके लिए कोई वर्ड यूज्ड है, जैसे कोई आई रिलेटेड डॉक्टर के लिए कोई वर्ड यूज्ड है, तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, और वो सब है ना इन बुक से आता है, तो वो वोकैबुलरी से पैसिव लर्निंग बहुत है। और एंड इवेंचुअली देखो, when you have strong vocabulary, it won't only help you in English, it will help you eventually in CR also and legal also. और इसमें ना मैंने बताया ना, जैसे आई डिड माई वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग सितंबर तक, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर शायद जब से मैंने रीजॉइन किया ना मार्च के बाद अप्रैल से, अप्रैल टू जून मैंने इतनी आरसी की, मैंने सारी, जैसे लॉ प्रेप गिव्स यू 9 मॉड्यूल्स ऑफ आरसी, मैंने सारी खत्म कर दी। मैंने सारे ऑनलाइन भी की आरसी, मैंने इतनी आरसी की, इतनी रिगरस प्रैक्टिस करी कि फिर मेरा सॉर्ट हो गया आरसी। फिर मेरे मतलब बैड मॉक में भी 24 में से 20 आते थे। तो इफ़ यू वांट अ क्विक फिक्स देन आई वुड से गो रिगरस प्रैक्टिस इन आरसी, क्योंकि आपको आदत बन जाती है ना आरसी की, तो काफ़ी फायदेमंद है। करेक्ट। Okay, so practice first, work, if possible, work on your vocab and then eventually practice lot of RC. That would help you score good in your English And this is actually section. the easiest subject in the whole paper, so take it like that only. Correct. And now legal. How do you go? Like what all things and what all strategies are there for legal? Like for legal, I would say कि the first thing I did was class understanding and class dialogue. See, as ma'am said, I was a very participative type of student. Correct. So I took a very active role in the class. तो जैसे टीचर कुछ बता रहा है तो तब मेरे मन में चल रहा है ये एग्जाम्पल है, टीचर ने ये बताया कि जैसे वो दैट वाज सो फन ना, कि जैसे अगर थेफ्ट की डेफिनेशन क्या आती है, अगर आप उसे घर में इयरिंग छुपा रहे हो तो क्या थेफ्ट है। डिफरेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट लॉ, कि अगर थेफ्ट में लिखा है डिसऑनेस्टली टेक अवे, तो अगर आप उसे टेक अवे की जगह उसके घर में हाइड कर रहे हो, फिर आप उसको अलग जगह कुछ कर रहे हो, तो वो उस टाइप से है ना, आई थिंक वो डायलॉग बन जाता है आपके खुद के दिमाग में। मल्टीपल इवेंट्स और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू तो दैट। मैंने ना लीगल में क्या करने लग गया था कि ये मेरे को थोड़ा लेट समझ आया कि लोग है ना लीगल और इन सब की मॉड्यूल्स को पढ़ते पैसिवली हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल फोकस कर दिया था, क्योंकि मेरे को रियलाइज हो गया कि लीगल में आफ्टर यू गेट डन विद योर इंग्लिश ना बेसिक, लीगल आपको पढ़ने से फायदा नहीं है। लीगल में जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे उतना ज़्यादा कितने ज़्यादा केस लॉज होंगे उसके लिए। तो जैसे केस लॉ के लिए मैंने क्या किया था, मैंने मैम से पूछा था क्या करूँ, तो मैम ने कहा था कि विपुल जो भी मॉक में टॉपिक आ रहा है उस पर आईएफ लीडर्स या लीगली इंडिया है, हाँ लीगल सर्विस इंडिया है, लीगल सर्विस इंडिया का लीगली इंडिया जो भी है वो, तो उसमें से पढ़ता था मैं उसके वो एग्जाम्पल। ये तब था जब मैं हफ्ते में एक मॉक दे रहा था, तो मेरे पास इसके लिए भी टाइम था। और मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कहा ना कि हम सिर्फ अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि वो ज़रूरत है। तो लोग गलती क्या करते हैं, लीगल में समझने के लिए पढ़ने लग जाते हैं, बट दैट इज नॉट द टास्क। जैसे इफ आई कम एंड अंडरस्टैंड इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम यू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मेरे जैसे जनने के लिए तो मेरे को वैसे ही बहुत इंटरेस्टेड लॉ में, दैट्स वेरी फन फॉर मी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये बता रहे हो कि इसमें ये है और एप्लीकेशन ही नहीं है, तो मेरे को पैसेज पढ़ने के बाद जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो आपने क्लास के बाद कॉम्प्रिहेंशन दिया वो सेम ही है। अगर आप एग्जाम्पल्स बता रहे हो जो, then you are preparing yourself for the paper. You are preparing yourself for the paper, or then you are preparing yourself for the specific question that would be asked. So I did this, and क्लैट में भी यही चीज़ होती है बेटा, आपको पैसेज मिलते हैं और उससे रिलेटेड ना सिचुएशंस मिलती हैं। यूजुअली वो सिचुएशन वही होती है जो उस लॉ से रिलेटेड केसेस हुए हैं पास्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम, या न्यूज़ में रहे हैं। तो कोई भी लॉ समझे तो उससे रिलेटेड जो फेमस केसेस हुए हैं अगर उनको आप पढ़ पाते हो तो दैट एक्चुअली हेल्प्स। मतलब आई वुड से वन जजमेंट पढ़ना चाहिए एक, और वो चार जजमेंट में वो वैसे ही पुराने प्रेसिडेंट्स रेफर कर देते हैं, तो मतलब। और मेरे को तो सच्ची में मतलब मेरा तो बहुत बुरा हाल था कि आई वुड नॉट शाय अवे फ्रॉम सेइंग कि मैंने पूरा जजमेंट पढ़ लिया, फिर मेरे को समझ नहीं आया कि पहला जज, दो जज थे भी क्या इसमें, मेरे को लगा एक। तो मैं जबकि मैं तो पूरा ढंग से पढ़ा था, और शायद उस वक्त तो ये भी था कि आई रेड 300 पेजेस ऑन माई कंप्यूटर, तो वो भी सर दुख गया था मेरा उसमें भी। तो मैंने ना ये ज़रूर था कि जजमेंट पढ़ने से ना मेरा वो डर हट गया कि क्या है, आधे पेज का पैसेज तो है, मैंने 300 पेज का जजमेंट पढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये डर है ना कि मेरे को पैसेज समझ नहीं आएगा, विच इज़ ओनली अ फियर इन द बिगनिंग, अगर वो एंड में भी है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, यू डू हायर लेवल का रीडिंग तो ऑटोमेटिकली पेपर के पैसेजेस आसान हो जाते हैं। लीगल में डोंट ओवरडू द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ओवरडू द एप्लीकेशन पार्ट। करेक्ट।
जो लॉ में लिखा है और जो यूजुअली होता है वही सवालों में भी होता है. ओके, एंड फॉर सो लीगल में यू रेफर टू आर्टिकल्स एंड बाकी तो मॉक्स आई गेस देयर वर मोर देन सफिशिएंट. मैंने ओवरडू नहीं किया और मैंने मॉक लर्निंग्स का भी काफ़ी फायदा हुआ. जैसे मैंने कहा ना, मैं 2 सब्जेक्ट थे, CR और लीगल, जिसमें मैंने मॉक लर्निंग्स का करा. जैसे मेरे को डाउट आया लीगल में, मैं आया नूपुर मैम या फिर नितिन सर या अनुपमा मैम से मैंने डाउट पूछा. उसके बाद मैं समझ गया कि अगर ये लिखा हुआ है कि कॉमा लगा के 3 दे रखे हैं तो तीनों एसेंशियल, तो अब मैं ये लिख लिया, तो अब मैं ये सेम गलती अगली बार नहीं करूंगा. और ये मैंने लिख लिया, इसलिए मैं वो मॉक से अगले मॉक से पहले या फिर क्लैट से पहले रिवाइज कर रहा हूँ. तो ये एक्चुअली जो बेस है ना, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. जैसे मेरे शायद 2 पेज के नोट्स हैं वो ये मॉक लर्निंग के, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है. मतलब we'll share them on our telegram channel. हाँ, मतलब अगर राइटिंग डिकोड कर सकते हो तो वो एक अलग चीज प्रॉब्लम है. वो योर प्रॉब्लम. Yes, right. That's why from your writing you could have been a doctor. No, I guess it's a group of things, so no defamation, but yeah, still. चलो, right. Now quant के लिए I think मैंने ना quant में से एक तो सबसे आसान चीज, सबसे मैथ्स छोड़नी चाहिए क्या? आधे से ज्यादा बच्चे तो सबसे पहले सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं मैथ्स छोड़ दूं तो मेरा क्लैट में एनालिस्ट में हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. अगर जैसे मतलब मैं अब कोई ग्रुप बना हुआ है तो मैंने देखा शायद कुछ लोग हैं जिनका मतलब एक होगा 300 में से जिसका हो गया होगा. वो भी अब उसकी अलग चीज होती है कि आपके पास क्या कैटेगरी है, वो क्या है. दुख नहीं होता इतना आसान मैथ्स छोड़ दिया. अगर इफ समवन कम्स एंड आस्क्स मी कि मैथ्स छोड़ दूं, तो आई वुड से कि कैन यू जेपरडाइज योर 1 year on basis of not solving 12 simple 10th level questions. अगर if your answer is yes, कि अगर आप 10th level के बेसिक मैथ्स क्वेश्चंस छोड़ना चाहते हैं अपना पूरा 1 साल का इतना टाइम, मनी और मेंटल स्पेस इन्वेस्ट करके, तो फिर देन इफ यू स्टिल योर आंसर इज यस कि मेरे को मैथ से डर लगता है, तो देन गो विद इट. बिकॉज आई थिंक द मोस्ट यूजलेस पीस ऑफ एडवाइस विच एनीवन कुड थिंक फॉर देमसेल्फ इज कि मैं किसी और सेक्शन में कंपनसेट कर लूंगा. जैसे मैंने कहा ना कि आजकल तो वैसे सीट्स कम है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो अंडर 500 भी आजकल अच्छे एनालिस्ट तो अंडर 500 ही मिल रहे हैं. तो दैट इज प्रिटी इम्पॉसिबल विदाउट डूइंग, क्योंकि इस बार जितना रैंक और एक 0.25 पे भी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. और इजी क्वेश्चन मिस होने में इतना ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है ना. जैसे काफी सारे लोग हैं जो मेरे नोन है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर लेते, उन्होंने मैथ्स छोड़ दी इसलिए उनका पूरा पेपर खराब हो गया क्योंकि बाकियों ने कर ली. तो अगर इफ यू आर एनी वन ऑफ दोज पीपल जो ऐसे कि मेरे को मैथ्स से डर लगता है, और यू गेट दिस फीलिंग एनी टाइम, जस्ट से टू योरसेल्फ, इज इट वर्थ माय 1 year, इज इट वर्थ माय करियर ऑप्शन. तो वो आई थिंक दैट इज द इजीएस्ट मोटिवेशन. देन दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन गो चैप्टर वाइज, राइट. हाँ, नहीं, अब मैं एडवाइस पे आऊँ क्यूटी के लिए. तो मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने क्लासेस सारी ली, तो आई हैड द बेनिफिट कि मेरे पास दोनों टीचर्स थे कि आशीष सर और रितेश सर दोनों थे. तो मैं पिछले साल रितेश सर से हिसाब से पढ़ लिया था और आशीष सर से, और फिर मैंने ना खुद के भी डेवलप करने लग गया था. तो देयर इज अ बेसिक थिंग, जैसे जो सब भी पढ़ाते हैं कि परसेंटेज कन्वर्जन. जैसे अगर 10% है तो दैट्स 1/10. तो ये बहुत सिंपल चीज़ है. अब ये पढ़ाते हैं परसेंटेज में. अब मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगा लिया कि अगर वो पहला पर्सन 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, दूसरा 20 में, तो इंटू 11/10 इंटू 12/10. फिर मैंने यही डिस्काउंट में भी लगा दिया कि अगर, और फिर मैंने यही आगे SICI में भी इससे ही करा दिया. तो मैंने ना ये डेवलप किया. आप ना ये सब खुद की चीज़ें भी आप तभी डेवलप कर पाते हो बेटा जब आप लोग सच में एफर्ट डालोगे. कोशिश तो करनी पड़ेगी, शुरुआत करो, कोशिश करो, तो इवेंचुअली things will turn up and they'll turn up very different, very nice, very बहुत positively चीजें बदलेगी. Yes, continue. And this is very different from school maths. School maths is very easy. मतलब मेरे पास 12th में मैथ्स है, मेरे अच्छे नंबर शायद ही आए, बट आई कैन से फॉर श्योर कि स्कूल वाली मैथ्स क्या है, डिफाइंड सिलेबस है, और क्लैट में वो नहीं है. तो दैट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. तो आई वुड से कि अगर कोई है जो इनरोल्ड है लॉ प्रेप में, तो आई वुड सजेस्ट कि वो क्या करे कि रितेश सर की जो आपने ऑनलाइन इस साल भी अपलोड करवाई, हाँ, तो वो देख लो. मैं तो सारी देख ली थी. और वो एक्चुअली क्या होता है लॉ प्रेप, वी अलाउ यू टू चूज. आपको क्या चाहिए ये बताओ. आपको चाहिए कि मुझे ये वाले टीचर की ये बेसिक चाहिए, वो वाले टीचर का ये चाहिए, इन वाले टीचर से डाउट चाहिए. चूज एंड आस्क, ऑलवेज आस्क. है ना, ज़्यादातर बच्चे पूछते ही नहीं है, बोलते ही नहीं. जैसे बहुत सारे समवन केम टू मी आफ्टर क्लैट कि मैम हम सोचते थे विपुल इतने देर डाउट पूछ रहा है तो फिर हम कब पूछे. अरे तो भाई पूछो, कोई बात नहीं. यू हैव टू आस्क. यू विल आस्क फॉर थिंग्स, यू विल गेट इट. ऑलवेज आस्क, मोस्ट ऑफ द टाइम, और 100% ऑफ द टाइम. एंड बगस देखो, इतनी सारी चीज़ें होती है, कोई भूल भी जाता है तो वापस पूछ लो, उसमें कोई बात नहीं, बट आस्क.
ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जो भी आपको हेल्प चाहिएगा, इफ यू आर विद अस देन यू विल गेट ऑल फुल सपोर्ट इन ऑल फॉर्म। गोइंग आउट ऑफ क्यूटी फॉर अ सेकेंड, जैसे आपने कहा ना कि ये विपुल डाउट पूछा है, मैंने मतलब आई हैव सफर्ड, मतलब सफर्ड तो क्या, आई हैव हर्ड सो मैनी डिस्पैरेजिंग कमेंट्स, जो मतलब ऐसे कि जैसे वंस आई स्कोर्ड इन टॉप 10 इन 11, तो मेरे पास एक जना आया, आई डिडंट नो हिम, तो ऐसे कि तू 11th में, मैंने बोला हाँ, तो बोलते तो इतना क्यों पढ़ रहा है, तो मतलब इट्स लाइक कि, और ये तो काफ़ी फिल्टर्ड चीज़ है जो मैंने बोली वैसे तो, बट आई डिडंट पे अटेंशन टू एनी ऑफ दोज पीपल व्हेन आई एम इन क्लास, ओनली thing which matters is what the teacher is saying and what others are contributing positively. And ये देखो, आप ऑफलाइन के अभी तो ऑनलाइन में लोग कितना ट्रोल करते हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आप उनसे परवाह करोगे तो आप जीवन में कुछ और अपना कर ही नहीं पाओगे। दुख की बात है फिर तो ये। आप मतलब पर मैंने क्यूटी में, मैं जैसे वापस क्यूटी पे आते हुए, तो मैंने क्या किया कि लॉ प्रेप की पहले तो पूरा बेस बनाया, फिर है ना मैंने DI भी प्रैक्टिस की है बहुत सारे। मेरे को सच्ची में नहीं लगता कि जैसे लॉ प्रेप ऐसे पूरा बंडल भर के बुक से जाता है, सब ले जाते तो हैं। आई एम थिंक अगर आप एक सर्वे कराओगे ना कितनों ने करी है, तो देखो बेसिक मॉड्यूल सबसे पहले करो, कोई नहीं करता, सबको लगता है बस क्लास करो। कोई भी नहीं करता, और मैंने की है, मैंने ना सारी की सारी क्यूटी की मॉड्यूल्स की है लॉ प्रेप का, हर एक क्वेश्चन, और आई थिंक वो मैं अपने लाइफ के अचीवमेंट में अभी तक लिखूंगा CV में। हाँ, कि मैंने ना इतनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि मेरे को है ना सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी कि विपुल 80 मार्क्स हैं, तो मेरे को पता था कि मैं थोड़ा स्मार्ट, मतलब स्मार्ट तो क्या, दैट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल बेंडिंग है मेरे पास कि मैं CRRC लीगल कर सकता हूँ। तो मेरे को पक्का यकीन था कि 40 मार्क का गेम है GK प्लस QT, तो मैं उस पर पूरा डबल डाउन किया था मैंने 12th में। तो मैंने उस चक्कर में क्यूटी में सारी मॉड्यूल्स करी, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, और डाउट इतने पूछे क्यूटी में। एक वीक था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बैठ के रितेश सर के साथ डाउट ही डाउट, सॉल्व ही सॉल्व, DI यहाँ पे DI, घर जाके फिर वापस अगले दिन मॉक, और आई थिंक उसका फ़र्क पढ़ा कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। एंड मैंने ना ऐसा नहीं सोचा कि ये मेंसुरेशन है, क्या क्या आएगा, उसमें भी आई थॉट द सेम थिंग कि विपुल अगर तू अपना 1 साल में इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर चुका है तो ये क्यों छोड़ रहे हो, मतलब व्हाई लीव एनी रिग्रेट। जैसे द पेपर्स QT और GK वाज वेरी अंडरवेलमिंग एज सच। जैसे मेरे तो शायद मेरे और AIR1 के बाकी सेक्शंस में सब में मार्क्स सेम है, और सिर्फ GK में अलग है, व्हिच इज वेरी हिलेरियस कंसीडरिंग द फैक्ट that the amount of effort, but that's a very good lesson I have learned from it also, कि I prepared for the worst case scenario in every single section, but in long term in life also you never know. You never know। जैसे मेरे हिसाब से मेरे जब 11th में मैंने क्लैट दिया था तो मेरे CR में 30 में से 30 मार्क्स थे, तो मेरे तो ऐसा अगर होगा तो बस पढ़ना छोड़ दो, पर मेरे क्लैट 24 से एक हफ्ते पहले भी शायद 24 में से 12 गलत थे। तो ये तो लर्निंग कर्व तो चलता रहता है। अगर मैं जैसे मैंने तो अपने इकोनॉमिक्स टीचर से एक और चीज़ सुनी थी, शायद 10,000 आवर्स या 5,000 आवर्स होते हैं ना मास्टर करने में, तो मैं उतना दे चुका हूँ वर्बल एबिलिटी को, तो वैसे टेक्निकली हो जानी चाहिए, बट अगर मैं आज भी चालू करूँगा वापस तो इशू होगा। प्रैक्टिस और बीइंग इन टच। क्यूटी में अगर सिमिलरली मैं बताऊँ क्या करना चाहिए, तो पहले तो अपनी बुक सारी कर लो और क्लास में इंटरेस्ट लेके करो। एंड आई थिंक आशीष सर हैज अ वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग टू दोज पीपल हु डोंट अटेम्प्ट क्यूटी ऑल्सो। जैसे मैं तो अटेम्प्ट करता था, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कॉमर्स मैथ्स है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैथ्स के साथ, या फिर हाँ अगर कोई सोच रहा है कि कॉमर्स मैथ्स लेनी चाहिए तो मेरा जवाब है नहीं। वो देखो दैट इज सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए 12th का, वो सब्जेक्ट वो चूज करना चाहिए जिसके लिए आपको कोई ट्यूशन ना लेनी पड़े, और जिसके लिए आप 4 महीने छोड़ सकते हो। वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि एग्जाम से पहले आप 4 महीने छोड़ सकते हो और ट्यूशन ना लेना पड़े। आप चाहे साइंस मैथ्स, आप चाहे PCM भी ले लो, बट अगर आप बिना ट्यूशन के PCM भी ले सकते हो और 4 महीने के लिए छोड़ दो, वो कर लो। बट आई वुड से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आपको छोड़ना पड़ेगा काफी चीजों पे आपका पूरा फोकस, विच वॉज कि मैंने ना ये डिसाइड कर लिया था 12th में। जैसे 11th तो मैंने 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करी थी, शायद मेरे अकाउंट्स में तो फुल भी थे। तो उससे ना मेरे को चीज़ समझ आ गई थी कि कॉमर्स मैथ्स में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं मैथ्स के अलावा। तो मैंने ना डबल डाउन किया अपने टाइम पे, कि मेरे को लगा कि अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स तो मैं खुद ज़्यादा करूँगा। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको क्लास अटेंड करना बहुत आसान होता है। जैसे मैं आके लीगल की क्लास, मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल वो पढ़ा रहे हो आप, मैं आके आपको सुन लूँ कि आप मैम ने क्या मस्त पढ़ाया, पर उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। एंड आई थिंक आई वॉज ऑब्सेस्ड ओवर वैल्यू एडिशन,
कि क्या वैल्यू इसका मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा मिल रहा है, सीधा सवाल। तो मैंने ना क्या किया था कि मैंने ये 3 सब्जेक्ट तो छोड़ो और मैंने मैथ का प्राइवेट ट्यूशन रख लिया था। तो मैंने उसका टाइम बचा के इधर, अब दैट्स अ बिट कॉस्टली, तो यू कैन कट ऑन द अदर ट्यूशंस। तो मैंने वो किया विच वॉज वेरी स्मार्ट। तो इस हिसाब से मैं अपने, जैसे अब ट्यूशन, अब मेरा कोर्स भी हो रखा है, मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ और मैंने मेंटल पीस और वो भी है मेरे पास कि मेरे पास मैथ्स हो रखी है थोड़ी बहुत। तो आई थिंक अ वेरी गुड थिंग इफ यू कैन डू इज कि गेट प्राइवेट ट्यूशन फॉर अ सब्जेक्ट इन 12th इफ यू रियली नीड ट्यूशंस। बाकी तो छोड़ दो, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को मना कर दिया था छोड़ने के लिए मैथ्स, क्योंकि he couldn't leave, he wanted to but he couldn't leave because his principal didn't allow him to leave maths. स्कूल दो ऐसे। नहीं, स्कूल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है डेफिनेटली। क्वांट, अच्छा सीआर में आप क्या रिकमेंड करोगे बच्चों को? पढ़ना। इसका हम रील बनाएंगे। सीआर, सो हाउ डिड यू डील विद सीआर, व्हाट ऑल थिंग्स? सीआर में मतलब दुख के साथ ज़्यादा डील, मतलब सीआर आपका इतना ईगो हर्ट करता है ना, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ना कम से कम 12-14 बार मैं आपके पास आया हूँ बोलते हुए मैम सीआर नहीं होती, और आपको भी पता है मैंने कितना एफर्ट डाला है सीआर में। तो सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है तब, बट आई वुड से कि जैसे अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है थ्रू आउट योर क्लैट प्रिपरेशन, अगर आप कर रहे हो ना, तो मैंने एक और चीज़ की थी, मैं अपने आप का डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर कि मेरे को क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो मेरे को दिखा था वो था कि क्यूटी नहीं पढ़ रहे लोग। एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर मेरे को ये दिखा था कि लोग सीआर की थ्योरी नहीं कर रहे। तो मैंने उस पर कैपिटलाइज किया, जैसे मैंने सीआर बाइबल, अरुण शर्मा, जीमैट सीआर और ये सब किया, और इन सब से क्या है, मेरा थ्योरी बेस क्लियर हो गया कि अजम्पशन क्या है। और ये भूलते रहते हो, बार बार करते रहो। जैसे सीआर बाइबल इज सो गुड, जैसे आई रिकमेंडेड टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स गिविंग आईपीएम, उसकी रैंक 5x बढ़ गई। तो आप क्लैट के लिए तो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। बच्चे सीधा सीआर सॉल्व करना पसंद करते हैं, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते। हाँ बहुत। जैसे आप इवन देखो, सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स जो तुमको मिले हैं वो करो, और उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा मतलब ये बुक्स का पार्ट थोड़ा लॉ पे अपने इंटीग्रेट कर रखा है अपनी सीआर वाली फर्स्ट मॉड्यूल में, वो काफी अच्छी है, तो वो कर सकते हो। और इसके अलावा राइट डाउन, जैसे पांडे सर के जो नोट्स हैं वो कितने अच्छे, मतलब पांडे सर की वो जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो अगर आप अडेप्ट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी है। फिर आई वुड से कि सीआर इज मोर डिस्कशन बेस्ड, जैसे इतने डाउट्स पूछे मैंने, इतना लर्निंग की, एंड आई वुड से कि सीआर के जो डाउट के फायदे हुए ना मेरे को ओवरऑल प्रिपरेशन में हुए, बिकॉज दैट केप्ट मी इंटरेस्टेड। आई वुड नॉट लाई कि मेरे को मजा नहीं आ रहा था, मुझे बाद में मजा आ रहा था क्योंकि इट्स वाज फन एंड इट्स सो गुड ना व्हेन यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग। एक्सेप्ट फॉर द मॉक मार्क्स, he enjoyed the whole process. सीआर के तो मॉक मार्क्स के अलावा तो सब नहीं। तो आई वुड से सीआर में क्या क्या करना चाहिए, पहले तो ये जो बुक्स मैंने की वो करो, उसके अलावा डाउट फोकस ज्यादा रखो सीआर को, डिस्कशन बेस्ड रखना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करते रहना चाहिए। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैम आपने भी कहा था कि लास्ट, मतलब हर 2 महीने में क्या करो कि अपना लास्ट पेज पे है ना, वो उसके कंसेप्ट आप खुद लिखो कि इसका क्या मतलब होता है, तो आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। करेक्ट, आपको पता होना चाहिए, और हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो ही नहीं होते। करेक्ट, दैट्स ट्रू। ओके, सो फॉर नाउ जीके, हाउ डिड यू deal with your GK? Very long. He had his notes of, I guess, 4 books, 4 notebooks. 4, yes. 4 notebooks, and then the law prep notes, and then Clad Express, and then teachers' class sheets. So a lot of things were there, and he would go through them once, but he used to hate revision. And finally we decided that you will not do anything, no book reading. Like in morning you will do nothing unless you have completed your revision wala part. It was the thing. He would do anything but revision. The thing is, well, that is true, but at the same point, the thing was with me कि मैंने ना 11th में जीके में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी कि मैं क्लास तो सारी लेता था और सारे नोट्स बना दिए, पर वो मैंने काफी गंदे तरीके से बनाए और काफी अनस्ट्रक्चर्ड वे से बनाए। शुरू में ऐसा ही होता है, और वो है ना गलती रियलाइज होता है। जैसे मैम में ना मेरे साथ बैठी थी शायद आधे 1 घंटे के लिए उस वक्त, जब मैं 12th के बाद 11th के बाद आया था, और उसमें जो था उसने कम से कम मैं शायद 1-1.5 महीना बचाया होगा ओवरऑल प्रिपरेशन में। तो वो वैल्यू एड जो है ना, वो एक मेंटोर की इंपॉर्टेंस भी है इन जनरल। तो जीके में क्या किया था, मैंने ना, मेरा मैक्सिमम बैकलॉग ऑफ जीके वाज 4 days थ्रू आउट द ईयर, तो वो मेंटेन करना वाज वेरी हार्ड। एंड उसके लिए मैंने ना एक चीज़ थी जो मैं अपने किसी भी सब्जेक्ट या कहीं पे भी करता हूँ, कुछ भी नया स्टार्ट, तो मैं करता था कि इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है और इससे बेनिफिट क्या गेन हो रहा है, वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो जैसे अगर मैं अखबार पढ़ता हूँ, दैट हेल्प्स यू कीप मोटिवेटेड आल्सो, दैट कीप मी
और मतलब मेरे को खुद को भी तो विश्वास होना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ वो वैल्यूबल है, क्योंकि वैसे ही मेरे को कम पसंद है और मैं फिर भी कर रहा हूँ और फिर वो वैल्यू भी ऐड नहीं कर रहा, तो क्या क्यों कर रहा हूँ मैं ये। तो है ना, मैंने इसलिए क्या किया था कि मैम ने है ना मेरे रजिस्टर को ऐसे 8-10 की नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, डेज, स्कीम्स और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, मैंने बाद में एक कंट्रोवर्सी का भी जोड़ लिया था उसमें, फिर इंटरनेशनल बोल दिया मैंने शायद। तो ऐसे करके मैंने अपने एक वो A4 साइज रजिस्टर होता है ना जो ब्लैंक होता है, उसको तो वैसे किया। फिर मेरे को समझ आ गया कि जनरली क्या होता है कि न्यूज़ डेवलप होती रहती है, तो मैं हर एक टॉपिक पे तो पूरा टॉपिक बेस की रशिया यूक्रेन है तो मैं रशिया यूक्रेन लिख के करूंगा तो वो नोट्स भी कम बनेंगे और वो फीजेबल भी नहीं है। तो मैंने ना स्टार्टिंग में 2 रजिस्टर रखे, एक था ये जिसमें मैंने पार्टीशन कर दिया और एक था सिंगल लाइन 1 लाइनर के नोट्स। जैसे अखबार में मैंने आज कुछ पढ़ा कि न्यू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर इज दिस पर्सन, तो अब इसके लिए मैं कोई नए नोट्स नहीं बनाऊंगा कि पहला कौन था या ये था, तो मैं इसको 1 लाइन वाले में डाल देता हूँ। और इस वाले में जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कोचिंग का अलग रजिस्टर और घर का अलग रजिस्टर, टॉपिक वाइज। हाँ, तो वो टॉपिक वाइज में मैं उसमें रखता था और वो 1 लाइनर वाले उसमें। तो मैं क्या करता था कि जो कोचिंग वाला है और कुछ मोस्टली यही करते हैं इनफैक्ट कि कोचिंग का अलग रजिस्टर, खुद का अलग रजिस्टर, मैंने वो भी इंटीग्रेट कर दिए। तो मैं 2 बार सेम मेहनत नहीं कर रहा। और मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव ये था कि क्लासेस इतना वैल्यू ऐड नहीं करती जीके में, तो मैंने नहीं अटेंड करी। एट द एंड आई थिंक कि लुकिंग बैक कि मेरे हिसाब से इन्होंने जो पैटर्न का चेंज किया तो शायद थोड़ी क्लासें इस साल तो वैल्यू ऐड करेगी, बट मेरा जब पर्सपेक्टिव था तो मेरा क्लियर था कि मेरे को जीके समझने में मुश्किल नहीं होती तो मैं अटेंड क्यों करूँ क्लास, विच वॉज वेरी फेयर ऑल्सो। इनिशियली क्या होता है बेटा कि आपको चीज़ों के बारे में जब जानना होता है तब आप चीज़ें करो। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में यही होता है, और यहाँ पे भी बैचेस में भी हम इसी तरह की आपको एडजस्टमेंट या छूट देते हैं कि आप इनिशियली जब तक कॉन्सेप्ट हो रहे हैं तब तक क्लासेस मिस मत करो, चाहे आपको कितना भी लगे, रेगुलरली करो। वंस यू हैव कवर्ड योर बेसिस देन यू कैन चूज कि मेरा इसमें टाइम ज़्यादा से, स्पेशली बिकॉज इफ़ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो इसमें मेरा यहाँ पे टाइम बच सकता है, इसमें मेरा यहाँ पे टाइम बचता है, देन विल सपोर्ट यू ऑल्सो एंड प्रोवाइड यू वट एवर काइंड ऑफ हेल्प यू कैन गेट इन दैट डायरेक्शन। एंड यू शुड, दैट हेल्प्स यू ऑल्सो यूज योर माइंड कि यार यहाँ पे मेरे काम की चीज़ क्या है, यहाँ पे मेरे क्या काम की चीज़ है, इसमें मुझे क्या हेल्प चाहिएगी। तो ट्राई टू कस्टमाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड सीरियस भी था, मतलब मैंने पहले 5 महीने एक क्लास मिस नहीं करी, मतलब चाहे किसी भी सब्जेक्ट दैट हेल्प्स यू क्रिएट द बेस। वो उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्लास छोड़ने का लेवरेज मिला। बट दे आर लाइक, बच्चे क्या होता है ना, जैसे आपने कहा 11 घंटे, पसंद की बात पकड़ लो। विपुल भैया ने कहा 11 घंटे, एक दो मैथ्स जीके तो करनी नहीं है। क्यूटी तो छोड़ देते हैं। अंकुर सर आके आपको क्या विपुल जीके तो करनी नहीं है, तो बेटा पहले बेस करो एंड देन इवेंचुअली गेट इनटू। मतलब मैं ना जैसे जीके में मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो ये कर लो कि आप अपने रजिस्टर को कंपार्टमेंटलाइज कर लो। उसके बाद मैंने क्या किया था, जैसे मैं आपको अपने सोर्सेज बताता हूँ, तो मेरे सोर्सेज थे, मेरे लास्ट में तो 9-10 सोर्स हो गए थे, पर मैं हर सोर्स को ऐड अपना ऑब्जेक्टिव समझ के कर रहा था। तो सबसे बेसिक सोर्स वॉज न्यूज़पेपर, मैं इंडियन एक्सप्रेस डेली कर रहा था। तो उसमें है ना मैं क्या करता था कि जैसे मेरे को कोई टॉपिक आया कि सपोज कोई असम की कोई टाइगर सेंचुरी है, तो ये सब चलते रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं ये मेरे को पता नहीं होता था। तो मैं उसे अपने फ़ोन में लिखने लग गया बाद में नोट्स में, या पहले मैं अपने रजिस्टर के एंड में लिखता था। तो वो मैं आके पहले टीचर से पूछता था, ऋषभ सर से, या फिर बाद में तो मैं अनुपमा मैम से पूछने लगा कि मैम ये टॉपिक में से कौन सा है जो क्लैट में आ सकता है, और मैं फिर उन टॉपिक पे नोट्स बनाता था, क्योंकि मेरा टाइम भी बच रहा है और मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो उसमें 2-3 बार और रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं स्मार्टली करूँ वो। तो मैं अखबार से तो ऐसे नोट्स बना रहा था। और उसके बाद मेरा सेकंड सोर्स वॉज क्लैट एक्सप्रेस। थी मैंने ना क्लैट की सारी कोचिंग देखी हुई है और मैंने सारी कोचिंग के सारे मटेरियल भी देखे थे, तो आई कैन गिव द बेस्ट एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये मैं स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट क्लैट एक्सप्रेस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब मैं क्लैट एक्सप्रेस का क्या है कि इतनी अच्छी है वो, और उसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिवली और फैक्चुअल बेस्ड है ना, विच इज द बेस्ट थिंग। और क्या है, बाकी जैसे जो बाकी दूसरी कोचिंग वाली टीचर्स खुद बनाते हैं ना, जो आपको पढ़ा रहे हैं वही बना रहे हैं, तो उनको पता है कि कल को बच्चा मेरे को कहेगा, इसीलिए टीचर्स यहाँ पे भी कहेंगे कि अगर उस टॉपिक पे आप क्लैट एक्सप्रेस में से करते हो तो आपका, मतलब मैंने जो खुद ने नोट्स बनाए ना उससे मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है जितना मेरे को क्लैट एक्सप्रेस से पढ़ के याद है। तो क्लैट एक्सप्रेस वॉज माई फर्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्डन रिसोर्सेज आई हैड। फिर क्लैट एक्सप्रेस के बाद मेरे पास दृष्टि IAS आई डिड डेली,
उसका भी ये रीज़न था कि मेरे को पता था विपुल तेरे को डबल डाउन करना जीके में, मेरे बेसिक्स हो गए थे 11th में, मेरे को पता था कि मेरे को क्लैट करना ही है एनी हाउ, और मेरे को अपना रिस्क मिनिमाइज करना था। सी आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपका क्लैट नहीं होगा, दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन, नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। तो हाँ, दिस इज बेसिक, तो दिस इज सफिशिएंट टू क्लियर क्लैट, इट्स नॉट नेसेसरी टू क्लियर क्लैट। तो अगर जैसे मैंने किया तो मैंने फिर दृष्टि आईएएस किया, तो वो मैंने डेली किया, और उसका रीज़न ये था कि मेरे को लगा कि मैं डेली जो अखबार में से नोट्स बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा और वैल्यू ऐड हो रहा है उससे। और जनरली क्या है, ये जो बाकी एक और प्रो टिप ये कि जो बाकी सारे कोचिंग और थोड़ा बहुत लॉ प्रेप वाले भी जो नोट्स बनाते हैं ना, ये सब मेनली हिंदू फोकस बनाते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपको हिंदू तो कहीं से भी हो ही जाता है कवर आपका, क्योंकि टीचर भी वही करता है हिंदू। तो आप इंडियन एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपका एक डिफरेंस वहाँ पे भी है। डिफरेंट, एंड इफ यू हैव टाइम वी डू रिकमेंड स्टूडेंट्स की भी कोशिश, अगर समय हो गया, अब आपका एक न्यूज़पेपर का टाइम लिमिट हो गया तो दूसरा ऐड कर लो। एडिटोरियल तो 101% दोनों का करो, दैट हेल्प्स। फिर मैंने है ना थर्ड सोर्स ये हो गया, फिर मैंने वो एक कोई वेबसाइट थी, ये सोर्सेज ना बेटा इवेंचुअली धीरे धीरे मतलब जाके स्टार्टिंग में मैंने ये 3 सोर्स रखे थे। इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं कि क्या करना चाहिए सोर्स डिसाइड करने के लिए। तो पहले मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया, क्योंकि इसके बाद मैंने वो BBC प्रिंट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टेलीग्राफ, लास्ट 4 महीने 4-5 महीने, क्योंकि उस वक्त का जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक ही टॉपिक के मल्टीपल सोर्सेज से, न्यूज़पेपर से, क्योंकि एग्जामिनर भी वहीं से यूज कर रहा है। इसके बाद है ना ईयरली कंपेंडियम्स बढ़ती रहती है एंड में आते आते, करेक्ट, तो वो भी एक सोर्स हो गई थी कि ईयरली कंपेंडियम आ गई। फिर मेरे थर्ड एक और सोर्स क्लास के नोट्स हो गए, सचिन सर के नोट्स हो गए, तो मेरे ऐसे हो गए सोर्स 8-9। अब मैंने ना अपने सोर्स या कोई भी देख रहा है वीडियो, तो आई वुड इवन से कि आपका एक सोर्स से काम चल रहा है तो चला लो, और उसका क्राइटेरिया क्या है कि 28 क्वेश्चन है अभी नए पैटर्न में, उसमें से अगर आप 18-19 को देख के बोल सकते हो कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मेरे सोर्स जो है उसमें से आ रहा है, या ये वो है, ये वो सोर्स है जिस मेरा कवर हो जाएगा, तो और सोर्स ऐड मत करो। Correct. फिर आप ये देखो कि जो मैंने सबसे पहले बात की कि फर्स्ट पेज में मैं लिखता था कि सिली मिस्टेक्स कितनी, कि आपको सोर्स में आने के बाद याद कितना नहीं हो रहा, तो वो देखो, रिवीजन नहीं हो रहा है, रिवीजन तो वो करो, तो उससे आपको पता चल जाएगा आपके सोर्स क्या हैं। और इसके अलावा मैंने एक बहुत टॉपर का इंटरव्यू से एक बहुत ही अच्छी इंसाइट मिली थी मेरे को, जो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे को। जो मैंने क्या किया था कि अपना जो जीके रजिस्टर था ना, उसके लास्ट पेज पे मैंने लिख लिया था कि आई हैव रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4, देन आई हैड, हाँ वही, फिर मेरे पास जनवरी की क्लैट एक्सप्रेस, फरवरी की, जून की, दिसंबर की सारी लिख दी। फिर क्लैट 360 क्लास नोट्स, जब भी मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं पहले एक बार टिक कर ले रहा हूँ, फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं टिक कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या रिवाइज करने की जरूरत है और क्या मेरे को पसंद नहीं है जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और इससे ना क्लैट एक्सप्रेस तो मेरे को इतने अच्छे से रट गई थी, और मैंने हर एक क्लैट एक्सप्रेस 4 बार रिवाइज किए, अपने नोट्स 4 बार किए हैं, जो मतलब एक्चुअली एक और सीवी में लिखने वाला पॉइंट सीवी में पॉइंट है। पर मैंने ना ये सब करके एक और चीज़ समझी कि आप इससे भी आपको जीके में भाई, आपको देखो क्या होता है, मॉक के मार्क्स में जब आप कम लाते हो ना, तो आपको लगता है कि यार क्या और करें, पर अगर आपके फिर भी कम आते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार देखो आई एम डूइंग दी बेस्ट प्रिपरेशन, मतलब मेरे को, सो इफ आई एम नॉट गेटिंग इट नो वन इज गोइंग टू गेट इट। मेरे को ये श्योरिटी हो गई थी कि मेरे को ये श्योरिटी हो गई थी जो मैं कर रहा हूँ, अभी इससे ज़्यादा तो कोई, पहली बात तो मैं 12th गोइंग था, आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा कोई नहीं कर रहा था, तो मेरे को इससे अपने आप पे कोई प्रेशर नहीं हुआ, फोमो नहीं हुआ इससे, क्योंकि एक तो दृष्टि आईएएस डेली करने से क्या फोमो नहीं होता, उसमें क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादा, पर फोमो नहीं होता, और मैंने फोमो 0 कर लिया था अपना। और मेरे को देख के पता नहीं काफ़ी लोगों ने ये स्टार्ट भी कर दिया था, पर दृष्टि आईएएस करने के लिए भी आपको वो कीन माइंडेडनेस चाहिए कि क्या आ सकता है क्या नहीं। मैं दृष्टि आईएएस 10-20 मिनट में खत्म कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि उसको 3 घंटे लगा के, क्योंकि उसमें जो टाइमर आता है, टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप मल्टीपल सोर्सेज रखो, पर ऑलवेज कीप आउट फॉर टाइम, यू शुड अलोकेट टाइम टू डिफरेंट थिंग्स, कीपिंग इन माइंड कि उनका कितना वैल्यू एडिशन है। जैसे क्लैट एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, बट बाकी चीजें ये एक्स्ट्रा एड ऑन्स है, तो पहले बेस चीज करो और उसके बाद एड ऑन्स को उसके हिसाब से टाइम अलोकेट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीके में तो एड ऑन से ये और नुकसान हो जाता है कि आप ज्यादा पढ़ रहे हो जो इररिलेवेंट है, तो जो रेलेवेंट है वो भी और भूल रहे हो, एंड देन दैट इट इज फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो, नो, इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर। आई थिंक द गुड थिंग विच आई डिड वाज कि मेरे को है ना ये रियलाइजेशन थी पहले से कि विपुल, अगर तेरे को ये चीज़ नहीं पसंद, जैसे इफ समवन इज वॉचिंग एंड दे आर थिंकिंग कि चलो मेरे को इंग्लिश नहीं पसंद, या मेरे को
स्क्यूटी नहीं पसंद मोस्ट कॉमन, तो मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को जीके के बाद में उसको रिवाइज करना नहीं पसंद, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरे को करना है नहीं हो। और अगर मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया, सी कुछ लोग कहते हैं ना कि एक सोर्स को 100 बार करो, तो 100 बार करने की भी कोई जरूरत नहीं है, 5 बार इज मोर देन। दैट्स अ वे टू से पॉइंट, वो ये कह रहे हैं कि उसको आप अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़पेपर बैठे हैं अब चलो इससे ही आते हैं क्वेश्चन, अब वो आप अपने लक पे कितना खेल सकते हो। जैसे कुछ लोग आर विलिंग टू प्ले ऑन देयर लक, सो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को रिस्क नहीं लेना था तो मैंने सब किया। और इसके बाद जैसे जीके में है और कोई है कि वही कितने आप भूल गए वो ध्यान रखो, वो लिख के रखो, करेक्ट। आप दैट शोज हाउ मच रिवीजन यू नीड, दैट शोज कि आपको सोर्स और ऐड करना है या फिर आपको रिवीजन करना है। तो वो वाला काफ़ी अच्छा था। जीके में तो एक तो कभी पता नहीं चल सकता ना कि आपकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं एक्चुअल पेपर के बेस्ड में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का स्कोप ही कम है। हाँ, बट वी आर, ये जो बात है कि वी वर ट्राइंग व्हेन वी वर डिसाइडिंग हिज स्ट्रैटेजी फॉर हिज प्रिपरेशन, वी वर ट्राइंग टू गो फॉर अ पॉसिबिलिटी कि भाई हम जो पॉसिबल चीज़ें हैं सब हमने कर ली, दैट इज़ वॉट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड नहीं, ये सब चीज़ें बेटा इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितनी स्टेमिना रखते हो किन चीज़ों के लिए। आपका एक खुद का इंटरेस्ट होगा तो ये सब चीज़ें करना और आसान हो जाएगा। सो यू मस्ट हैव इंटरेस्ट। मैम एक चीज़ और बोलूँगा मैं, जैसे मैंने ना एक चीज़ की थी कि मैंने अपना एक मेंटर डिसाइड कर लिया था, जो मेरे केस में अनुपमा मैम थी। मैम ने जो बोला कि विपुल ये करना है, तो मेरे लिए वो क्या कहते हैं पत्थर की लकीर वाली बात होती है ना, मैम ने बोल दिया ये करना है तो करो। तो मैंने मतलब हर एक चीज़ फॉलो करी जितनी मैं, मतलब शायद सिर्फ अरुण शर्मा में थोड़ा बहुत पार्ट रह गया होगा मेरा एंड में, बाकी मैंने हर एक एडवाइस फॉलो करी। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर इफ एनीवन इज वॉचिंग, इफ यू कैन गेट अ मेंटोर ना, जैसे मैंने कहा कि वो हमने 1-2 घंटे बैठे पर उससे 1-1.5 महीना सेट हो गया मेरा। तो अगर आप भी अपना कोई एक मेंटोर रख लो, जैसे अगर लॉ प्रेप पे इनरोल्ड हो या फिर ऐसी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हो, तो मैम गिव्स वेरी गुड एडवाइस। तो आप जैसे मैंने हर चीज़, जैसे मैम ने बोला ये बुक करनी है विपुल, इसको ये करना है, इसमें ये मटेरियल इसका अच्छा है, ये रिवाइज करो, बोल दिया कर लिया। हाँ, फिर ना बेटा एक्चुअली बच्चे ना पढ़ाई की बातें ज़्यादा करते हैं एक्चुअली। काफ़ी बच्चे क्या है कि डिस्कस करेंगे, फिर उससे भी पूछेंगे, फिर उससे भी पूछेंगे। जैसे जीके ही सिंपल है, अब ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी फैकल्टीज, तो अब आप फैकल्टीज से आपस में फैकल्टीज को लड़ा रहे हो कि अच्छा सर आप तो ऐसे बोल रहे हो। इन सर ने कहा था जीके क्लाइंट एक्सप्रेस से जाती है, आप कह रहे हो 2 अखबार पढ़ो, तो ये क्या तरीका है सर। और मैम तो ये भी कह रही ऐसे ये काम नहीं करने बेटा, आप पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की बातें नहीं करनी। एग्जैक्टली ये वाला कोट है ना, मेरे को याद है। और ये मतलब ये वाला चीज़ थी जो मैंने ना 10th में बहुत ज़्यादा करी थी कि 10th बोर्ड में मैंने पढ़ाई की बातें ज़्यादा, और इनफैक्ट स्कूल में भी यही करते हैं लोग, पढ़ाई की बातें ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम। तो पढ़ाई उस पे वो आप कम टाइम पे करोगे तो दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट। तो आई वुड से कि इससे ही 2 चीज़ें समझ आती है कि एक तो वो मेंटोर वाली, और एक दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से मेरे में डिफरेंस थी कि मैंने ना ये वैलिडेशन सीख नहीं किया कि मैं सब चीज़ करते हुए भी ये कर रहा हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं वैलिडेशन सीख किया कि मैं हर पार्टियाँ में भी, मतलब पार्टी में भी जा रहा हूँ, हर जगह मैं लोग दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ ना, और हर आधी पार्टी तो हम ही करा देंगे साल में तो। हाँ, मतलब एक अगर आप स्कूल में होते तो फिर अलग सीन होता है वैसे, बट द थिंग इज कि ना मेरे को ये था कि मैं स्कूल में 100% अटेंडेंस की, या फिर मैं कोचिंग में भी ये कर रहा हूँ। मैंने वो सारी वैलिडेशन सीख नहीं करी, और उसका रिजल्ट था कि मेरे को एक चीज़ करनी थी, मैंने वो कर ली, और अब मैं बाकी चीज़ें अब कर रहा हूँ। तो विच इज़ आई थिंक बेटर कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन के आगे एक मास्टर ऑफ वन थिंग एंड डू अदर थिंग्स later. You'll get time, you have sufficient time in life to do multiple things. If CLAT is your goal, then devoting time to your goal is anyways always good thing to do, no? It's always in vogue. CLAT is such a good paper. जैसे I was talking to Nupur ma'am अभी कि this paper gives 6 months before going to the college, and that's so good. If you are a fresher ना, जैसे अगर if you are in 12th or giving CLAT, the amount of टाइम यू आर फ्री नाउ, यू कैन। अब बोर्ड के बाद आपको छुट्टियां ही प्लान करनी है। हाँ, अभी भी वही प्लान कर। करेक्ट। ओके, सो नाउ आल्सो विपुल बैलेंसिंग स्कूल विद क्लैट। हाँ, सो एज आई सेड ना कि मैंने वैलिडेशन सीख नहीं करी, तो मैंने कर्टेल किया कई जगह। ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज स्कूल में भी जा रहा था 100%। You sacrifice lot of things with respect to your school. Yes, your friends parties, I guess. Yes, the thing was कि जैसे मैंने ना एक तो स्मार्ट चीज़ ये करी कि स्कूल में ट्यूशन का जो मैंने कहा ना आपको, आई टुक अ पर्सनल ट्यूटर फॉर मैथ्स विच वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि मैंने वो रख लिया। तो मैंने मार्च से स्टार्ट कर दी, जबकि स्कूल तो अप्रैल से स्टार्ट हुई। मैंने मार्च से जून तक
आधी एक किताब खत्म कर ली और अभी दिसंबर से बैठ के मेरे हिसाब से फरवरी 8 को कोर्स खत्म हुआ मेरा। क्योंकि तो आप उतना सभी time करा। लोगों को अगस्त सितंबर अक्टूबर वो पीक टाइम है क्लैट की प्रिपरेशन का, तो वो टाइम इफ़ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट आपको क्लैट को देना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में क्लैट होता है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के बाद होता है, और दिसंबर के बाद आपको अच्छा खासा बोर्ड्स के लिए भी टाइम मिलता है, तो आप समर जो वेकेशंस होते हैं वहाँ पे 12th का कोर्स कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप बैलेंस कर पाते हो चीज़ें, राइट? दैट इसमें एक चीज और, जैसे वो होता है ना कि 12th और बोर्ड्स कैसे मैनेज कर, दिस इज अ वेरी गुड क्लिक बेट ना, जो जनरली पीपल डू विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लैट कोचिंग। और आई एम नॉट, स्टूडेंट्स तो बोर्ड से पहले ही पढ़ते हैं। हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कौन बोर्ड्स की तैयारी कोई करता है? नहीं पर मतलब- बच्चे आगे कहेंगे मैं बोर्ड्स की तैयारी। वो बहाना ही है। जैसे मैंने तो 11th के लिए शायद 2 महीने भी मुश्किल से पढ़ाऊंगा, और उसमें भी मेरी शायद टॉप 5 में था मैं क्लास में। क्लासेस देखो आपको धीरे धीरे कम करनी है, या स्कूल वालों से बात करनी है, दे विल आल्सो मैंने अंडरस्टैंड ना देयर अपने योर स्कूल प्रिपरेशन। में अपना प्रायोरिटाइज कर लिया था। जैसे मेरे को डिबेट में पार्टिसिपेट करना था, तो मैंने 2 डिबेट में पार्टिसिपेट किया, थैंकफुली मैं जीत भी गया। तो मेरे को वो था कि मेरे को ये करना है, तो मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। थोड़े से टाइम के लिए गया, शायद 4 दिन लगे मेरे उस चीज़ में, तो मैं उसमें चला गया। और मैं एक बार जीके क्विज में पार्टिसिपेट कर लिया गलती से, तो वो एक और चीज़ करी मैंने। बाकी मैंने स्कूल में सच बाकी चीज़ों में इतना इनटू नहीं गया, क्योंकि आई कुड हैव गॉट इनटू, बिकॉज द थिंग इज कि अगर आपको कुछ चीज़ आती है ना अच्छे से, देयर आर वेरी लेस पीपल हु एक्चुअली स्किप ऑन देम, जो एक्चुअली कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल क्लब्स और ये। तो अगर मैं क्रिएटिवली कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो आई कैन गेट इनटू ड्रामा, ये कर सकता हूँ, या फिर मैं इतने सारे क्लब्स हैं स्कूल में, एडिटोरियल, आई वाज पार्ट ऑफ द स्कूल मैगजीन 1 साल के लिए। तो 12th में आई लेफ्ट इट, क्योंकि मेरे को लगा ये बहाना है, अब मेरे को कोई बहाने छोड़ने नहीं थे। यू कैन कंटिन्यू बट मेरे को कोई छोड़ना नहीं थे, तो मैंने इसलिए वो छोड़ दिया। तो आई वुड से कि स्कूल के साथ मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि डोंट फॉरगेट योर प्रायोरिटी। करेक्ट। एंड वाज इट वर्थ इट? बिकॉज आप सिलेक्शन के बाद जब आप स्कूल गए तो Very worth it. The school wala experience was so fun, matlab, and the thing is, there are very few people who as such matter in your life too much. Say your parents, like teachers, because they invested so much of their time and energy, your parents, your siblings, और आपके close friends वाला circle, वो उनको जो happiness है या फिर उनको जो sense of proud है on me is something which I would say makes it worth it, because your hoardings, हाँ hoardings, autos, yes, हाँ, तो मेरे को है ना, मेरे हिसाब से वो एक चीज़ है जो ज़रूर सेंस ऑफ वर्थ है। जैसे if someone would say and watch this and say okay I can get into a private university, my father would pay the fees, so that's fine, that's for you, but for me I gave 1.5 years of my life to this, and I think this was a upskilling time for me. I improved myself throughout this preparation. तो जो मेरे को लगता है कि was it worth it? Yes, it was. Was it worth it even if I didn't make it? Then I think वो question वापस पूछने वाला होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली कहूँगा। अब इसमें क्लैट का ये फ़ायदा ज़रूर है कि दिसंबर में हो जाता है, तो वो वजह से ये और ज़्यादा वर्थ इट हो चुका है। तो करेक्ट है, नाउ यू आर फ्री आल्सो कि भाई ठीक है आराम से बोर्ड मतलब एक बार है ना आपका क्लैट अच्छा चल जाता है ना, तो उसके बाद आप इन जनरल भी पढ़ना कम कर देते हो। ए लेट, और ए लेट के बाद तो फिर वो क्या कहते हैं बोर्ड्स के लिए भी ठीक है, बोर्ड्स, और ये बोर्ड्स के लिए अगर आप है ना इतने रिगरसली पढ़ लेते हो ना, तो बोर्ड्स के लिए आपको उतना कुछ चाहिए नहीं होता। अगर बेसिक, हाँ कॉम्पिटिटिव पेपर की आप क्योंकि बिना कोर्स की पढ़ाई एक मतलब तरह मैं से कर एक रहे जने को जानता हूँ जो मतलब बैंगलोर में ही है, जनरल कैटेगरी से ही, मतलब उसने तो उसके पास तो शायद और अच्छे साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसने तो किताबें भी नहीं खोली कभी, और वो भी अभी दे रहा है आराम से, उसके भी अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। तो ऐसे एज सच कोई नेसेसिटी नहीं है, और हाँ इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। good experience, good. So also like how your parents helped you throughout the journey, because बहुत सारे students ना बहुत pressurized feel करते हैं मार्क्स से, मॉक के मार्क्स से। how did you balance that part? एक बहुत ही अजीब चीज, अजीब तो क्या वैसे बेटर चीज ये थी कि मेरे शायद लॉ प्रेप वाले अकाउंट में मेरा ही नंबर फीडेड था पेरेंट्स वाले, तो उनको कभी है ना स्कोर गया ही नहीं। वैसे ऐसा करना नहीं है। मैं ना एज अ पर्सन बहुत वैसा हूँ कि मेरे को आई नीड समवन टू टॉक टू कंटिन्यूसली। आज अब थोड़ा इम्प्रूव शायद वैसे ही करना पड़ गया या हो गया, पर क्योंकि अब यू आर डीलिंग विद डिफरेंट थिंग, दैट टाइम यू नीडेड सपोर्ट, दैट टाइम यू नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सो आई थिंक उसमें ना माय पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस इज कि मैं मम्मी के पास जाता हूँ कि मम्मी ये है, मैं रेंट करने जाता हूँ,
अब दे ट्राई टू गिव एडवाइस, जैसे मेरी मदर ने मेरे को इंक्लाइन किया क्लैट देने के लिए एज सच फर्स्ट प्लेस पे, माई फादर इज़ माई इंस्पिरेशन, माई सिस्टर इज़ द रियल डील व्हेन इट कम्स टू माई स्ट्रीम चॉइस. सो आई वुड से कि जो क्लोज निट फैमिली है और जो फ्रेंड्स का सपोर्ट है वो वाली चीज़ जो है ना. फ्रेंड्स आल्सो सपोर्टेड? Yes, मतलब a few did, a few didn't. So but I'm happy with both. The thing is कि आपको है ना अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो ऐसा है कि मैंने ना शायद एक चीज़ ज़रूर करी, वो ये थी कि यू शुड नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड एज सच, बट एट द सेम टाइम आपको है ना हर जगह होने की भी ज़रूरत नहीं है. आई लिव इन अ वेरी लाइवली प्लेस. मेरे घर के 50-100 मीटर में 20+ कैफेज हैं. तो एंड माई स्कूल इज लाइक वेरी नियर टू माई प्लेस, लाइक 200 meters at max. So I can go out every day almost. I could get people, or you can easily go out और मतलब हैव कंपनी एंड दैट स्टफ. आपके फ्रेंड्स भी बुलाते होंगे? हाँ वो भी होता है, और आपको मना करना भी अच्छा नहीं लगता. फिर मैं पहले स्पोर्ट्स में भी था तो उसकी भी इच्छा होती थी, और स्कूल में भी होती है, बट मैंने अपने आप को डिसाइड किया, और उसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया. और मेरे हिसाब से मेरी करियर चॉइस भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया उसमें भी, क्योंकि इन जनरल लोग समझते हैं कि यार हमारी खुद की प्रैक्टिस है, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों की प्रैक्टिस है सीए की, तो हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें. बट उन्होंने मेरे को ऐसे फोर्स नहीं किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम इन दिस वे. ओके, एंड हाउ लॉ प्रेप हेल्प्ड यू? लॉ प्रेप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अ लॉट. 100% सक्सेस. We try to help our students a lot, irrespective whether you are studious or not studious. Just be very honest. If you are at law prep, be very honest about your preparation, your goals, your problems, है ना. टीचर से आप अच्छे से सारी, जैसे होता क्या है बेटा, आप कहीं और जाते हो या स्कूल में होते हो, कहीं पे भी होते हो, तो वो सक्सेस जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. आप इंडिविजुअली सक्सीड करते हो और स्कूल का या दूसरी चीज़ों पे सबका अपना अपना काम होता है. बट वी बिलीव कि आपकी सक्सेस डायरेक्टली मेरी सक्सेस से रिलेटेड है. Right, if you score good, I can take you multiple interviews, right? I would love, so it's direct. So we are actually part 3 coming, guys. Correct. We'll do a live exam से पहले we'll do a live, क्योंकि उस वक्त बच्चे बहुत परेशान होते हैं. तो पॉइंट है कि I will give NLS मतलब insights. करेक्ट, वो भी बच्चों को जानना होता है. हाँ, मतलब वैसे मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि probably keep the submit no, so we'll call you guys. अच्छा, सबमिट भी तो होगी इस बार भी तो. हाँ, तो वो तब देखेंगे मैम. बट एक चीज़ है, जैसे आई कैन अश्योर यू कि एक बार आपका क्लैट हो जाता है ना, फिर लाइफ सिंपल थोड़ी बहुत हो जाती है. अभी भी थोड़ी बहुत डांट पिटती है कि बोर्ड्स के लिए पढ़ लो, बट वो तो ठीक है, मतलब मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा. देखो लॉन्ग टर्म में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, एनालिसिस में भी जाके बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट एटलीस्ट for a certain period of time you know that you have done something and you can enjoy that success. I would say on this part की लॉ प्रेप ने क्या हेल्प किया कि मेरे को है ना पर्सनली फील होता है कि कोचिंग एंड स्टूडेंट उन दोनों का ऑब्जेक्टिव अगर सेम हो ना तो आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई होता है. जैसे मेरे को मैम ने कभी नहीं कहा कि विपुल हर एक क्लास जाओ, जो स्कूल में करते हैं जनरली. उन्होंने कहा वो क्लास जाओ जैसे बेनिफिट हो. तो आई वुड से कि अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, और आई वुड से प्रायोरिटाइज क्लैट ऑल्सो. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स. यू डोंट नीड टू, जैसे मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं अगर उस दिन 2 घंटे चले जाता तो कोई फर्क पड़ जाता. बात यह है कि वो स्टेटमेंट क्या है कि मैं उधर भी जा रहा हूं, तो फिर वो पूरा आपका जनरल आप प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में, वो डिपिक्ट करता है वो. So it's not like you have to leave all those things. That's upon you. You can still clear the paper. But I preferred that because I was very serious and obsessed with this, which I think was a very big contributor to it. And law prep में मैंने क्या देखा कि जो टीचर्स है ना, इफ आई टेक इंटरेस्ट ना, तो टीचर को भी लगता है कि ये कितना परफॉर्म कर रहा है, इसका कैसा रिजल्ट आएगा, या वो भी इंटरेस्ट सामने से लेते हैं. एंड वो एक चीज़ है जो एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. और लॉ प्रेप पे एक ये चीज़ और अच्छी है कि आप डाउट्स अनलिमिटेड ले सकते हो, और मटेरियल अच्छा है. जैसे मैंने कहा ना, मेरे को सारी कोचिंग के मटेरियल सब पता है, सारे मॉक्स देख रखे हैं. तो जैसे जो लॉ प्रेप का CR सेक्शन है वो, और जो क्लैट एक्सप्रेस है वो एक्चुअली बेस्ट इन क्लास है. वो मैच नहीं हो सकती. जैसे लीगल के भी क्वेश्चंस आप वाले भी काफ़ी लोग कॉपी करते हैं. Correct. हाँ, तो वो चीज़ें हैं जो मैच नहीं हो सकती. तो हाँ,
Correct. So we tried to provide you with the best possibility. You should be ready to work hard, and it was so fun talking to you. Any final tips you want to give to the students? आई रोड दिस टिप ना, जैसे डिस्ट्रैक्शन इतनी होती है ना, तो मैंने ना अभी रिसेंटली डिस्कवर किया, वो आजकल आता है ना, शायद गूगल इज ऑल्सो प्रमोटिंग इट, बेड टाइम मोड करके। तो वो है ना, अभी मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप किया था कि जैसे अगर कोई एस्पिरेंट है तो उसको तो ये करना चाहिए, जैसे हाँ, सोशल मीडिया और ये कितना करना चाहिए। हाँ, ये ऐसे चलो ये सेगवे कर लेते हैं सोशल मीडिया का। तो आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन सोशल मीडिया, तो मैंने तो कंप्लीटली छोड़ दिए थे, मतलब मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस बंद थे। तो हाँ, तो मैं लोगों पे डिपेंड करता है। सम पीपल गेट्स टू अफेक्टेड बाय व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देन दे हैव टू, आई एम दैट, सो देन यू मस्ट। बट मैंने वो क्या ना, मैंने वैलिडेशन सीख नहीं करी कि मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ, मैं ये भी हूँ, क्योंकि और मैं तो पोस्ट क्लैड भी, और इट्स वेरी इजी। जैसे मैंने अभी ग्रेजुएशन डे के अराउंड वापस इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, तो आई थिंक मैंने 4 घंटे लगातार रील्स देखी थी एक दिन की। उसमें शायद ऐसा होता है 7 डेज से पहले आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, तो इट्स वेरी इजी, और वो आपका पूरा अटेंशन स्पैम डिस्ट्रॉय कर देता है। Correct. तो इसलिए आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज की ऑन सोशल मीडिया, एज आई थिंक कि नहीं होना चाहिए एज सच, क्योंकि मेरे को फिर वो वाले व्यूज भी आते हैं कि इट्स जस्ट वो आप शो ऑफ, प्लस आप पोर्ट्रेयल, पैरा सोशल रिलेशनशिप्स वगैरह, वो सब अलग चीज हो जाती है। बट इन शॉर्ट, मैं तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं किया था, और मेरे हिसाब से वो एक पीस ऑफ माइंड जो मिला ना मेरे को, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो और आप इन सब चीजों पे हो, तो वो आपकी जिंदगी यू कैन फोकस, प्रायोरिटाइजिंग क्लैट आपको इतना बुरा लगता है ना। That's तो true, that's इसलिए मैंने ना वो बेड टाइम मोड वाला स्टार्ट किया था इस साल। तो मैंने सोचा था कि रात के 9 o'clock से सुबह 9 o'clock, दैट्स 12 hours, आई वोंट टच माई फोन, एंड दैट्स एक्चुअली सो गुड, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब मेरे को प्रोफाउंडली रियलाइज होने लग गया। और वो एक चीज़ थी जो मैम ने मेरे को सजेस्ट की थी, वो ये थी कि माइंडफुलनेस पे फोकस करो। उसका मीनिंग मेरे को बहुत बाद में समझ आया, बट माइंडफुलनेस पे फोकस करने का रियल मीनिंग जो है कि आप लिविंग इन द मोमेंट वाली, करेक्ट, टू बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, वो इंपॉर्टेंट है। और वो सोशल मीडिया खराब करता है इन जनरल, जैसे रील्स देख लो या फिर वो। और मैं तो थोड़ा वैसे भी एडिक्टिव टाइप की पर्सनालिटी है मेरी। गेम्स भी आपने, हाँ, मैंने बहुत खेले हैं, मतलब मैंने तो शायद बिफोर क्लैट ही यूज्ड टू प्ले लाइक व्हाट आर द हाईएस्ट आवर्स, अराउंड 1000 hours पर ईयर। हाँ, मेरे साथ उसमें भी मास्टरी हो जानी चाहिए, उसमें भी मास्टरी हो ही जानी चाहिए। 4000 more hours to go, बट प्रायोरिटाइज नॉट ड्यूरिंग क्लैट, है ना, उसके पहले उसके बाद आराम से मजे, समय होगा, खूब समय होगा ये सब चीजें करने तो का। बेड टाइम मोड वाला इज अ गुड, मतलब दैट वुड सेव 2 hours इजीली, मतलब मेरे सेव कर रहा है, जबकि मेरे को तो कुछ ऐसा अभी गोल है नहीं। तो इन जनरल अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है। और एक सिंपल हैबिट करके एक ऐप है विच आई सॉ ऑन शार्क टैंक, आई एम बिग फैन ऑफ शार्क टैंक इन जनरल। तो मैंने ना वो यूएस वाले में देखा था, तो दैट्स अ मेडिटेशन टाइप ऐप, तो वो एक्चुअली अच्छा है, दैट्स लाइक 5 minutes डेली, और उसमें क्यूरेटेड है कि अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स है। सो इफ अगर एनीवन वांट्स दैट टाइप ऑफ स्टफ, ये भी देख सकते हैं। करेक्ट। एनी अदर फाइनल टिप यू वुड रिकमेंड? फाइनल टिप इज बी हैप्पी विद इट, मतलब आई वुड से टेक इट एज कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। हाँ, और ये वैल्यू ऐड कर रही है। लगता है कि बस पढ़ाई इज, जैसे रीडिंग इज सपोज्ड टू बी द इजीएस्ट पार्ट, बोर्ड्स में भी कॉम्प्रिहेंशन इज सपोज्ड टू बी द इजीएस्ट पार्ट। अब क्लैट जब पढ़ाई के लिए आ गया तो यू सडनली टेक इट इसकी पता नहीं क्या ये हो रहा है। सो एंजॉय द प्रोसेस, यू लर्न अ लॉट, मतलब यू लर्न अ लॉट। जैसे मैंने ना जो रियलाइज किया था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। सी, मेरे अभी क्लैट क्लियर हो गया, मेरे को कॉलेज जाना है 3 महीने बाद, प्रैक्टिकली आई एम टोटली फ्री, बट मेरे पास अभी भी स्क्रीन टाइम लगा हुआ है यूट्यूब का। मैंने अभी फिर से इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग्स इन माई लाइफ इन अ सर्टन वे विच इज़ नॉट इवन अकेडमिकली और फाइनेंशियली, और वैसा कुछ भी नहीं है गोल। दैट्स बिकॉज आई थिंक जो वैल्यू एड बुक्स रीड करने से होता है ना, वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है रेप्लिकेट करना। जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन में हूँ, जैसे आई वॉच फर्स्ट पोस्ट डेली, तो वो वेंटेज वाला सीन आई हैव स्टार्टेड वाचिंग दैट आल्सो। पलकी शर्मा इज वेरी, वो मैं रोज देखता हूँ, और वो सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट आया है। पर मेरे को है ना रियलाइज हुआ कि वो सब चीज़ें तो हैं, पर जो बुक से लर्निंग्स है ना, वो इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट है, चाहे वो ऑडियो कंटेंट हो या वीडियो कंटेंट हो। जैसे मैंने सारा यूट्यूब देख रखा है, मतलब इंडिया, यूएस, यूके, स्वीडन, मतलब नहीं क्या क्या देखा हुआ है मैंने। तो मेरे को ऐसा कंटेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब मेरे को लगता है मैं उसमें भी अपना एक करियर बना सकता था ये कंटेंट साइड स्टफ में। बट मेरे को रियलाइज हुआ कि आप एक ही चीज़ कर सकते हो, तो मैंने ये सब चीज़ें फिर छोड़ने की कोशिश करी। अब देख थोड़ी बहुत सक्सेसफुल भी हो गई,
राइट राइट आई बिलीव आर स्टूडेंट्स या जो भी फ्यूचर में ये देखेंगे वीडियो, मुझे लगता है इससे उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है. दे आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ इंसाइट. Hopefully they'll take inspirations from what you have done, and hopefully you'll see many of them as your juniors in future as well. yes वही बात, जैसे मैंने शायद लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था, कोई रीच आउट करना चाहे तो दे कैन. आई एक्चुअली हेल्प अ फ्यू. और मेरे हिसाब से जो मैंने कहा ना कि मेंटर का रोल, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जैसे अगर मैंने है ना वो बताया ना कि मैंने वो 2 पेज में लिखे हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. क्योंकि उसके लिए मैंने 150 मार्क्स सॉल्व किए. हाँ तो वो देना, एक तो वो मुझे देना, और एक आपने कहा था मुझे, मैं लिख के भी दूंगा. हाँ, उसमें मैं मैम से अभी डिस्कशन करूंगा. नहीं, कमेंट बिलो, क्योंकि मैं तो एक्चुअली बहुत बड़ा. आप व्हाट डू यू वांट फ्रॉम विपुल्स नोट्स, यू शुड कमेंट. बिकॉज मैं तो चाहूँ तो मैं, जैसे मैंने वो अभी एक यूट्यूबर ने रिलीज की थी, हाउ टू किल एट लॉ स्कूल, तो मैंने वो किताब पढ़ी, तो मेरे को तो लगा कि मैं चाहूँ तो मैं उतना बड़ा भी लिख सकता हूँ. बट वो डिपेंड्स कि अगर वो आप अगर इफ यू वांट, है ना, इफ यू वांट विपुल टू शेयर हिज, इसलिए मैंने ना उसके और his mock analysis और lot of other मैंने things. ना ऐसे सोचा हुआ है कि जैसे मैंने कहा ना कि ऑडियो कंटेंट और वीडियो कंटेंट तो एक जगह और रिटन कंटेंट एक जगह, तो मैं मैम से डिस्कस करूंगा. मैंने सोच रखें कि ये चैप्टर ऐसे ऐसे, तो पहले मैम से डिस्कस करेंगे कि वो, क्योंकि उसमें ये भी होना चाहिए ना सामने वाला पढ़े भी, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे पक्का पढ़ेंगे बच्चे. 100% will make sure they read it. Right? So anything else you want to know from Vipul, do comment, and we'll keep a live session in future also, so that you know by then you would have started your preparation seriously and everything, and I believe Vipul would give you very good insight to how to go about your preparation. Thank you so much for watching us. And choose NLS over NALSA. Yes, so he's from NLS now, so yes, okay, he's saying NALSA. Abhimanyu would disagree. सबका ओपिनियन आप किस-किसका सुनोगे? Correct. So do that, and at the same point of time, do subscribe to our channel, like our channel, share this video, and comment below. Thank you so much for watching. That's it for today. Thank you everyone.